चलिए भाई शुरू करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आप लोग यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब आप सबके एग्जाम अच्छे हुए हैं? नहीं हुए? चलो पहले एक बार ही फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर लें। जो लोग मुझे जानते हैं सबको मेरा नाम पता है। जो पहली बार आज यहाँ पर आए हैं हमारे पास, मेरा नाम जितिन त्यागी, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और करीबन प्रोफेशनली बोला जाए तो 12-13 साल, और अगर वैसे बोला जाए तो करीबन 17-18 साल पढ़ाते पढ़ाते हो चुके हैं। और आपका सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंटिंग का पेपर मेरे पास है, जो कि पहले थोड़ा बहुत आप जानते होंगे ओल्ड कोर्स के अंदर क्या था, 2 पार्ट्स में था, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर। ग्रुप 1 में अकाउंटिंग और ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंट्स था वहां पर। और अभी जब ये नया कोर्स लॉन्च हुआ, आप जब फाउंडेशन में थे तो उस वक्त पर एक नया कोर्स आया, और नया कोर्स एप्लीकेबल कब से हुआ था पता है कुछ? 1 जुलाई से। 1 जुलाई के बाद से नया कोर्स आया, जिसका पहला अटेम्प्ट अब होगा जून के अंदर। वैसे थोड़े बहुत अगर आप अवेयर हो तो इस बार के एग्जाम्स की डेट शीट तो आ चुकी है, लेकिन उसके पूरे चांसेस हैं कि वो क्या होंगे, पोस्टपोन होंगे, क्योंकि इलेक्शंस हैं इस साल में, तो ये ऑप्शन तो रहेगा। लेकिन आप लोगों का अटेम्प्ट जो पड़ेगा वो कौन सा होगा? नवंबर 2024। उसमें कोई भी एक्सटेंशन के चांसेस नहीं है, नवंबर ही होगा। लेकिन हम कुछ भी शुरू करेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, उसके पहले थोड़ा बहुत कोर्स के बारे में जानेंगे, फिर थोड़ा बहुत एडवांस अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, और फिर धीरे धीरे आगे की बातें शुरू करेंगे। और कुछ भी शुरू करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं फाउंडेशन में वो जानते हैं, लेकिन बाकी सबके साथ कौन कौन नया आज पहली बार आया है क्लास में यहाँ पर जी, तो उनके साथ भी कुछ बातें करेंगे, थोड़ा बहुत आगे चलेंगे अकॉर्डिंगली। और बट सबसे पहले नए बच्चों के साथ खासकर, अकाउंट्स मुश्किल है आप लोगों के लिए या आसान है? क्योंकि 12th में हम अच्छे स्कोर करते हैं, हम ये मानते हैं ऐसा। फाउंडेशन का पेपर वैसे सबका कैसा कैसा हुआ? अच्छा इन द सेंस आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हुआ? क्योंकि आप अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा, बहुत बुरा, एवरेज, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें इस चीज पर बड़ी डिपेंड करती हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई या नहीं हुई। कि अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चल पाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप उससे थोड़ा सा नीचे रह गए तो उसके लिए कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे। और अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता हो जब आपका रिजल्ट आएगा, होपफुली वो इस वीक के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर आ ही जाएगा, 10 से पहले रिजल्ट आ चुका होगा। कुछ न्यूज मार्केट में ऐसी भी है कि 3 या 4 को रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कितनी सच है कितनी नहीं है कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपकी एक्सपेक्टेशन 80s की थी, 90s की थी, लेकिन मार्क्स थोड़े से कम आए तो ठीक है, जो नॉर्मल सी बात है, छोटी मोटी सिली मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अगर उसमें 10, 20, 30 का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब आपको अपने पेपर को मंगवाना होगा। क्यों मंगवाना होगा? क्योंकि शायद फाउंडेशन में आपका पास होना अच्छी बात है, हो गया, लेकिन इंटर में वो दिक्कतें आएंगी। कई बार हमारी कुछ गलतियां हमें पता नहीं होती, जो कि आगे जाकर ना कॉन्टिन्यूटी में चलती रहती हैं। और हमने, क्योंकि हमें लगा कि हम पास हो गए तो हमें लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ पास के अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां थी, वो कमियां आपको पता नहीं चली, और वो कमियां कहीं ना कहीं जाकर इंटर या फाइनल में सामने आई, और वो इंटर और फाइनल में सामने आई फेल की फॉर्म में, तो ज्यादा दिक्कत आएगी। तो आपका रिजल्ट अच्छा आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके एक्सपेक्टेशन से कम आए तो अपना पेपर जरूर 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 मंगवाएं, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि क्या आपने जो सोचा था वो उसके ना होने का रीजन क्या है। ठीक है जी, चलिए। सो कुछ माइंड्स में डाउट भी हैं कोर्स को लेकर, या क्लैरिटी आ चुकी है सारी कुछ, क्या हम करने वाले हैं, हमारा एग्जाम में क्या होने वाला है, वगैरह वगैरह? ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, कुछ ऐसे डाउट्स हैं माइंड में? तो मैं एक बार बेसिक से थोड़ी बहुत बातें बता देता हूं आपको, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कीजिएगा। आपके सीए इंटर में पेपर कितने हैं ये तो पता होगा, वो ग्रुप वाइज डिवाइडेड है कुछ? कितने कितने ग्रुप में डिवाइडेड है बेटा? 2 ग्रुप्स में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ये बेसिक इंफॉर्मेशन तक मिली है नहीं मिली है? कितनों को नहीं पता है इसके बारे में? सबको पता है? चलिए मैं फिर जल्दी से कंप्लीट करूंगा। ग्रुप 1 कितने मार्क्स का है आपका?
300 मार्क्स का। तुम तो सिर्फ पास होने वाले बता रहे हो। सो ग्रुप 1 300 मार्क्स, ग्रुप 2 भी कितने मार्क्स का? 300 मार्क्स का। और इसमें पेपर कितने कितने? 3 पेपर। पहला पेपर आपका किसका? एडवांस अकाउंटिंग का। कितने मार्क्स में? 100 मार्क्स में। पेपर का पैटर्न क्या होगा? 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव और सेम 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यू 1 मार्क का आएगा, कोई फिक्स नहीं है, 2 का भी हो सकता है, 4 5 का भी हो सकता है, केस स्टडी बेस्ड भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस 1 मार्क करके ही हैं। क्योंकि एक चीज आप सबको पता है कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 का अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स दोनों क्या हुए हैं? कंबाइंड। तो कोर्स ज्यादा हो गया कम हो गया? मैं आपको बताऊं तो जो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बात करते हैं, फाउंडेशन में सबने एडीडी पढ़ा था ना, एवरेज ड्यू डेट, कैसा था? आसान, मुश्किल, कैसा? लेकिन काम का था क्या? सारा काम कंप्यूटर कर लेता है तो टेंशन ही क्या थी। ऐसे ही अब फाउंडेशन से वो हटा दिया गया है। अब नए कोर्स में फाउंडेशन में एडीडी नहीं है, अकाउंट करंट नहीं है, हटा दिए। ऐसे ही इंटर के अंदर से भी वो सब चैप्टर हटा दिए जो मार्क्स देने वाले हुआ करते थे। मार्क्स देने वाले चैप्टर सारे के सारे हटा दिए। क्या रखा? ग्रुप 1 के 4 चैप्टर, ग्रुप 2 के 4 चैप्टर। टोटल चैप्टर कितने हैं कोर्स के अंदर? 8। और उसके अलावा बाकी सारे के सारे जो आपने कभी नाम सुने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो सारे के सारे हैं। अब तक ओल्ड कोर्स में सारे नहीं थे। ग्रुप 1 के अंदर 8 थे, ग्रुप 2 के अंदर 13, टोटल मिलाकर कितने? 21। अब आपको पढ़ने होते हैं 27, मतलब 6 नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऐड हो गए। चैप्टर वाइज तो कोर्स कम हुआ, लेकिन चैप्टर वाइज के साथ साथ नंबर ऑफ वाइज कोर्स कम नहीं हुआ। नंबर वाइज कोर्स क्या, क्लासेस वाइज क्या हुआ? कोर्स बढ़ गया। और अच्छी बात यह है कि कंटेंट वही है जो आपके काम का भी है। मतलब अब जो चीज काम की नहीं है ना, वो हटा दी गई है, रिमूव कर दी गई है। सेम इसी पैटर्न पे आपके पास अगला पेपर किस चीज का है? लॉ का। लॉ में भी वही 70-30, और वो पहले भी था। एडवांस अकाउंट्स या जो प्रैक्टिकल पेपर्स थे ना, पहले इनमें एमसीक्यू नहीं थे। थ्योरेटिकल पेपर्स में एमसीक्यू पहले भी थे, और ये पहले का मतलब 2019 से आए थे, उससे पहले नहीं थे। 2019 से 70-30 की रेशियो थ्योरेटिकल पेपर के लिए शुरू हुई थी, और अब जाकर आपके प्रैक्टिकल पेपर जो हैं इनके अंदर भी एमसीक्यू पार्ट आ चुका है। और तीसरा पेपर आपका और कौन सा है? टैक्सेशन का। टैक्स में आपके 2 टैक्स हैं, कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट के अंदर कौन सा है? जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ जीएसटी है या क्या? कुछ पता है ऐसा कुछ इस बारे में? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर और चीजें भी होती हैं, कुछ कस्टम सुना कभी आपने? तो कस्टम वगैरह आते हैं, लेकिन वो यहां नहीं पढ़ने को मिलते। वो कहां मिलते हैं? सीए फाइनल के अंदर। यहां पर सिर्फ जीएसटी पढ़ने को मिलता है। उसके अलावा ग्रुप 2 के अंदर और क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सेकंड आपके पास क्या है? ऑडिट एंड एश्योरेंस करके। और थर्ड एक और पेपर है एफएम। पहले इको था, अब एसएम है। आपके कुछ पेपर्स में से पार्ट देखो, ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंटिंग आ गया, ग्रुप 1 के अंदर मर्ज हो गया। कहने के लिए एक पेपर कम हो गया, लेकिन अभी पढ़ना ही है। ग्रुप 2 के अंदर एक और पेपर हुआ करता था ईआईएस और एसएम। ईआईएस हटाया, इधर एफएम इको से इको हटाया, अब इन दोनों को मिलाकर एक पेपर बनाया एफएम और एसएम। एफएम प्योरली प्रैक्टिकल, एसएम आपका कह सकते हैं समझाने वाले के ऊपर है, प्रैक्टिकली समझाए चाहे थ्योरेटिकली समझाए। मैं ये मानता हूं कि कोई भी पेपर ना थ्योरी नहीं होता, बस समझाने का फर्क होता है। कोई प्रैक्टिकल वे में समझाता है, कुछ को रीडिंग वे में समझाता है, तो वो आपको कैसे पढ़ाया जाएगा वो अलग चीज है। तो एसएम भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बट वहां की बातें अभी बहुत दूर की बातें हैं। अब ये 300 मार्क्स का टोटल ग्रुप, मिनिमम हर पेपर में कितने चाहिए? हर पेपर में कितना चाहिए? 40 मार्क्स। एग्रीगेट कितना चाहिए? 50%। तो यानी कितना हो गया आपका? 150। अगर आप 150 से कम है तो आपका ग्रुप क्लियर नहीं माना जाएगा। अच्छा, कुछ एग्जाम्शन की भी कुछ बातें होती हैं। एग्जाम्शन कितना? 60 या 60 प्लस।
तो 60 और 60 प्लस पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। सेम चीज ग्रुप 2 के लिए भी चलती है। तो हमें अपने नवंबर में कितने पेपर देने चाहिए, 3 या 6? बताइए, 3 या 6? पढ़ाई से डर लगता है? लगता तो सब चीजें थोड़ी कर रहे होते, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको ना डराने वाले भी, और दूसरा रिजल्ट भी आपको ये चीजें करेगा आपके साथ कि आपको लगेगा कि बोथ ग्रुप्स नहीं देने चाहिए। मैं आपको बोथ ग्रुप्स के फायदे और नुकसान दोनों बता रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिएगा फिर कि इसके क्या क्या फायदे हैं। अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हैं तो जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है आपकी आर्टिकलशिप की प्रेफरेंस। देखो सेट ऑफ तो फिर भी पास होने की बात करेगा ना, जो सेट ऑफ का वर्ड है मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ। जिनको पता है सेट ऑफ की बात अच्छी बात है, जिनको नहीं पता डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन चीज है ना वो क्या, जो मुझे लगता है क्या है, वो आर्टिकलशिप प्रेफरेंस। इंटर क्लियर होने के बाद, बोथ ग्रुप्स क्लियर होने के बाद आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है। अब अगर आप नवंबर में बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपकी आर्टिकलशिप के लिए आपका रिजल्ट देखो कब तक आ चुका होगा, जनवरी 25 तक। और आपकी आर्टिकलशिप मैक्स टू मैक्स कब स्टार्ट हो जाएगी, फरवरी 25। फरवरी 25 के बाद आपके 2 साल की आर्टिकलशिप, मतलब अराउंड फरवरी 27। और इसके बाद आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट, ये मई तो नहीं पड़ेगा क्योंकि 6 महीना गैप देना है आपको इस बीच में, तो ये आपका पड़ेगा नवंबर 27, मोटा मोटा 2.5 साल। अच्छा, अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया तो एक अटेम्प्ट और आगे बढ़ा लीजिए, फिर आपका फाइनल में भी मन करेगा कि इसको भी एक सिंगल सिंगल करके देते हैं। तो यानी कि आप 6 महीने इंटर में लेट और 6 महीने फाइनल के लिए लेट, यानी कि आप 1 साल सीए लेट बनेंगे। वो आपकी मर्जी है कि आपके पास कितना टाइम है। आप में से कितने रेगुलर कॉलेज में हैं? 2 बच्चे, अभी फिर 3 बच्चे यहां पर फिलहाल बैठे हैं। और इन 3 में जो रेगुलर कॉलेज में हैं उनके लिए तो ये वाली कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जब तक आपका कॉलेज खत्म नहीं होगा तब तक आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हो सकती। सीए इंस्टीट्यूट साफ मना करता है कि आप सीए करते हुए किसी भी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन हमें बताकर नहीं ले सकते। बिना बताए जो मर्जी करिए, लेकिन बताकर नहीं ले सकते। लेकिन आपने अगर नहीं बताया तो उसे कभी मत बताइएगा, क्योंकि अगर आपका कहीं से पता चला तो वो आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। एक्शन लेने का मतलब यह है कि वो आपसे एक लेटर लिखवाएंगे जिसमें आपसे सॉरी बुलवाएंगे और कुछ थोड़ा सा फाइन भी लेते हैं। ऐसा हो चुका है पहले, मैंने देखे हैं केसेस ऐसे। लेकिन करने वाले 3-3, 4-4 कोर्स भी कर जाते हैं बिना बताए। मैंने भी सीएस के बारे में आज तक इंस्टीट्यूट को नहीं बताया कि मैं सीएस कर रहा था उस वक्त पर, बट सीएस एक रेगुलर कॉलेज में रेगुलर कोर्स नहीं था, वो एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स था। हमने एग्जाम दिए, क्लियर हो गए, वगैरह वगैरह। तो ऐसा कोई कोर्स आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद शुरू करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बताएंगे चल जाएगा। लेकिन कोई रेगुलर कोर्स में अगर आप हैं तो आर्टिकलशिप भी होने को तो हो सकती है, लेकिन आईसीएआई अलाउ नहीं करता। तो वो डबल अलग तरह की गेम खेलने का फायदा नहीं है। जब आपका आर्टिकलशिप का पूरा प्रोसेस शुरू होना हो तब तक आपका कॉलेज खत्म हो चुका हो, ये ध्यान में रख के ही करिएगा। क्योंकि आर्टिकलशिप जरूरी है या नहीं है, किस वे में जरूरी है? प्रैक्टिकल नॉलेज। हमें सीए बन के काम क्या करना है, क्या करना है आर्टिकलशिप, दोनों में क्या काम करना है सोचिए। क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए ना आप सीए कर रहे हो, क्योंकि अभी तक आपने फाउंडेशन में क्या ही पढ़ा, आपने 11th-12th पढ़ी, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज ले ली, लेकिन अल्टीमेटली हमें सीए बन के करना क्या है ये पता होना जरूरी है। क्या लगता है आपको सीए बन के क्या करना चाहिए हमें? बोलिए, बताइए। विंडो ड्रेसिंग इज अ पार्ट ऑफ सीए's लाइफ, लेकिन पॉइंट इज कि आपको अपनी फील्ड चूज करने का ना मौका इसी के बाद से मिलेगा। आप यहां जो 6 सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, एडवांस अकाउंटिंग, लॉ, टैक्स, ऑडिट, कॉस्ट एफएम और कॉस्टिंग और एफएम, इस तरह से करके इन्हीं 6 में से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपकी लाइफ बनने वाला है। क्योंकि यहां से पहले जो आपने पढ़ा उसने आपको सिर्फ एक बेस दिया एंट्रेंस क्लियर करने का, और यहां से आपको मिलेगा आपका इंटरेस्ट कि जी मेरा इंटरेस्ट किस में है। मेरा ऑडिट में इंटरेस्ट है, मेरा टैक्स में इंटरेस्ट है, मेरा लॉ में इंटरेस्ट है, मेरा अकाउंट्स में इंटरेस्ट है। ऑल्दो अकाउंट्स की कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं होती है, अकाउंटिंग बाकी सबको मदद कर रहा होता है।
तो इसका मतलब अकाउंट्स तो आपके साथ है, और इसीलिए अकाउंट्स इंटर में भी है, फाइनल में भी है। लेकिन इनमें से लॉ अब फाइनल में नहीं रहा, जो पहले हुआ करता था। अब अगर है तो कैसा, एक सेल्फ पेस मॉड्यूल की फॉर्म में, मतलब आपको पेपर तो देना होगा लेकिन उसको एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से नहीं देना होगा। उसके अलावा टैक्स बिल्कुल है, टैक्स वहां पर डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी दोनों अलग अलग पेपर्स होते हैं वहां पर। कॉस्ट फिर से वहां से हटा दिया गया है। ऑडिट वहां पर है, एफएम को भी थोड़ा और बेटर एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फॉर्म में रखा गया है। मतलब आगे जाकर आपको क्या क्या पढ़ना है, मेन तो अगर देखा जाए तो अकाउंट्स फिर से रहेगी, आगे नाम बदल जाएगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसके बाद आपके पास टैक्स फिर से आगे चलेगा डिटेल में। उसके अलावा ऑडिट आपके साथ डिटेल में चलेगा, और एक और क्या है, एफएम। तो मोटा मोटा फिर से आपके कितने सब्जेक्ट बचे, 4। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे आपकी मास्टरी होनी जरूरी हो जाएगी। मैं लॉ की बात क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि लॉ हमारे छोटे भाई बहनों को दिया गया है, और कॉस्ट किसको दिया गया है, हमारे फिर से छोटे भाई, कौन, सीएमए। तो सीएस और सीएमए ये इनके पास डाल दिया गया जी, अब आप इन्हें संभालो, सीए वाले को इन बाकी पार्ट्स पे काम करने दो डिटेल में। ये जो कोर्स चेंज हुआ उसका पर्सपेक्टिव ये था कि हम एक स्पेशलाइजेशन पे जाएं और इन चीजों के बारे में बात करें। ठीक है, यहां तक की बात। नाउ अब आर्टिकलशिप का प्रेफरेंस मैंने आपसे बोला, मैं आपसे पूछा था कि काम क्या करना है, शायद आप ऑडिट में काम करेंगे। ऑडिट समझते हैं क्या होता है, क्या, अकाउंट्स की चेकिंग करना, यही एक कॉमन वर्ड है बस सबके लिए, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। आप जब अपनी आर्टिकलशिप में जाएंगे ना, तो जरूर जरूर किसी भी तरह से जिनसे आप पढ़ रहे हैं उनके टच में जरूर रहिएगा, क्योंकि वो आपको जरूर ये बात बेटर बता पाएंगे कि अपनी आर्टिकलशिप में कौन सी फील्ड चूज करनी है। जो फील्ड हर जगह मिल रही है ना, इसका मतलब उसे कोई और करना नहीं चाह रहा, इसलिए मिल रही है। जो फील्ड आप चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही है, इसका मतलब उसकी डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है उस चीज की। और ऐसी चीजों में आते हैं आपके स्टैट ऑडिट्स, टैक्सेशन की फील्ड, मर्जर एंड एक्विजिशंस। तो ये सब चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और अगर आपकी आर्टिकलशिप इनमें लगती है तो इसका मतलब आप अच्छा फ्यूचर बनाने की तरफ निकल चुके हैं। और ये चीजें मिलती हैं कहां, टॉप फोर्स में, बिग फोर्स में, या टॉप 20 तक मिल जाती हैं। और टॉप 20 जब सिलेक्शन करता है तो उसकी पहली प्रेफरेंस होती है कि जो स्टूडेंट है वो कैसे आया हो, बोथ ग्रुप्स एक साथ क्लियर करके आया हो। इवन फर्स्ट अटेम्प्ट भी प्रेफरेंस में आता है कि जी आपने बोथ ग्रुप्स निकाला है और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, इसलिए आपका सिलेक्शन इजी वे में हो गया। मतलब एक चेक लिस्ट पर टिक लग गया कि जी इसकी कैटेगरी ऊपर आनी चाहिए। अब 2 लोग बैठे हैं एक जगह पे इंटरव्यू देने के लिए, एक बैठा है किसके साथ, बोथ ग्रुप्स के साथ, एक बैठा है जी सिंगल सिंगल करके निकाला है। तो मैं किसको प्रेफरेंस देना चाहोगे, इवन आप भी किसको प्रेफरेंस देना चाहोगे, बोथ ग्रुप वाले को। तो आर्टिकल से सबसे बेस्ट ऑप्शन है बोथ ग्रुप्स की हेल्प के साथ। दूसरा, आपके पास क्या ऑप्शन होता है, सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब समझते हैं आप सब, हमने ग्रुप 1 में कितने मार्क्स बताए, 300 में से कितने चाहिए, ग्रुप 2 में कितने चाहिए, तो यानी कि टोटल 600 में से कितने चाहिए, 300 में से अगर इन केस किसी के 299 हुए तो फेल। कितने में फेल, सोचो। तो वे एक काम करते हैं, 298 कर देते हैं। अब आप सोचिए, ऐसा हो सकता है कि ये 149 149, कौन से ग्रुप फेल है, दोनों फेल है। हाँ, एक आधा पेपर एग्जाम हो सकता है अगर उसमें क्या हुआ 60 या 60+। अच्छा, ये वाला पेपर आपका 170 लेके आया ग्रुप, अब बताइए आप किसमें फेल है, सोचिए। क्या आप इसमें पास हैं, क्या आप इसमें पास हैं, अगर आप सिंगल दे रहे ना ये, तो आप पास नहीं है। अगर आपने कंबाइंड दिया तो फिर कितना बन गया, 319। इसका मतलब अगर एक ग्रुप कमजोर था और एक ग्रुप अच्छा था, तो उस ग्रुप ने उस ग्रुप को खींचकर निकाल लिया। और हमें बस हाँ यहां पर कम से कम कितने चाहिए, 120, जिसमें हर पेपर में कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर यहां पर 180 और यहां 120 भी हैं, तब भी आप पास माने जाएंगे। इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि क्या करें, कोशिश बोथ ग्रुप्स दें, क्योंकि अगर आपने ग्रुप 1 पे पूरा फोकस किया
और ग्रुप 2 में थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो वो उसको निकाल कर ले जाएगा, आपके पूरे 6 महीने बचाएगा। और कुछ लोग क्या होते हैं जी, ये एक ट्रैप भी है, इससे फंस भी जाते हैं, मैनेज ही नहीं हो पाता, प्रेशर इतना लगता है कि यार बहुत कोर्स है, इतना पढ़ना पड़ रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो स्ट्रैप में फंस जाते हैं और यही डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2। आपको ग्रुप 1 देना है या ग्रुप 2 देना है, ये आपको कब डिसाइड करना है? अभी रिजल्ट आ जाएगा 10 फरवरी तक, क्या उस दिन डिसाइड कर लें? उसके बाद आप सीए की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। जनरली सब बच्चा पहले किसकी क्लास पढ़ेगा? ग्रुप 1 की। तब भी डिसाइड कर लें क्या? नहीं, आपको जिस दिन क्या फिल करना है, एग्जाम फॉर्म फिल करना है। एग्जाम फॉर्म कब फिल होगा आपके एग्जाम के लिए? ये 2 अगस्त को फॉर्म निकलेगा और करीबन 25 अगस्त तक की डेट होगी। तो इसका मतलब उस अगस्त के महीने में जाकर, देखो अभी जो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे ना सीए में, वो आप बोथ का ही कराओगे। बोथ का कराने का फर्क क्या है? एक तो फीस कम मिलेगी, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा ना ग्रुप 1 ना करा के ना भूल जाता ग्रुप 2 कराना भी था। कितने बच्चों ऐसा होते हुए देखा है मैंने कि अभी क्या करा जी, थोड़ा सा फैमिली का फाइनेंशियल इशू था, अभी क्या करते हैं ग्रुप 1 की करा लेते हैं। आई गेस मेरे ख्याल से ग्रुप 1 की फीस शायद 12 और 12 ऐसे कर करके है, और जब आप कंबाइन कराते हो तो कितने की है? 18। तो 6000 बच जाते हैं। लेकिन बच्चा ने कहा सर अभी 18 नहीं है, तो एक काम करते हैं 12 में करा लेते हैं। 12 करा लिया, फिर उसके बाद एग्जाम दिए, सब कुछ बढ़िया हो गया, ग्रुप 2 की तैयारी करनी शुरू कर दी, बट रजिस्ट्रेशन कराया नहीं था, और बिना रजिस्ट्रेशन कराए तो आप एग्जाम दे ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब आपको पहली प्रेफरेंस कोशिश यही कीजिएगा कि बोथ ग्रुप्स का रजिस्ट्रेशन कराना है। एग्जाम सिंगल देने हैं या बोथ देने हैं, वो आपको कब डिसाइड करना है? लास्ट 25 अगस्त। और अगर 25 अगस्त की बात बोलूं तो बोथ ग्रुप्स की क्लासेस खत्म होने वाली होंगी, क्योंकि आप कहीं भी पढ़ेंगे ना, 31 अगस्त लास्ट डेट रहती है कोर्स को खत्म करने की। फरवरी का महीना शुरू होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और कितना आ गया? अगस्त। टोटल मिलाकर करीबन 6.5 महीने बोलता हूं, क्योंकि फरवरी में मिड में स्टार्ट होगा, तो करीबन 6.5 महीने आपके कोर्स में पूरा कोर्स खत्म हो जाता है। तो आप ये चीज माइंड में रख के करिएगा कि पहले 3-3.5 महीने किसके? ग्रुप 1 के। अगले 3 महीने किसके? ग्रुप 2 के। क्योंकि अगर आपने ग्रुप 2 पढ़ना है, वो ग्रुप 1 पढ़ते हुए समझ में आ जाएगा। ग्रुप 1 बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा, ग्रुप 1 मैनेजेबल लगेगा, ग्रुप 1 इजी लगेगा। तो वो आपको ये फ्रेमवर्क देगा कि ग्रुप 2 के बारे में सोचना है या नहीं सोचना। अगर आप अपनी जिंदगी आसान चाहते हैं तो ग्रुप 1 चल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्रुप 1 की रिवीजन अच्छे से करेंगे, अपने पास आराम से निकालेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है सीए करने की, हम आराम से चल सकते हैं। जो रेगुलर कॉलेज वाला है वो तो कहता ही इस बात को है जी मुझे तो ऐसी जल्दी नहीं है, जब तक कॉलेज खत्म नहीं होगा तब तक मैं जा नहीं सकता, तो मुझे इसका मतलब उसको पूरा पढ़ के ही जाना है। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, लेकिन डिसाइड करने की लास्ट डेट क्या? 25 अगस्त। तीसरा जो लग्जरी बेनिफिट कह सकते हैं, क्या है जी? वो कि रैंक तभी आता है जब आप बोथ ग्रुप्स एक साथ देते हैं। सिंगल ग्रुप में आप 300 में से 300 भी ले आओगे ना, कोई रैंक नहीं है। बट अगर आप बोथ ग्रुप्स में जाते हैं और आप रैंक लाते हैं, रैंक किस पे आएगा? कितने मार्क्स पे आएगा? क्या लगता है 600 में से कितने पे रैंक आएगा? अभी आप ऊपर देखो, वहां टॉप पे एक लड़का देख रहे हो, सबसे आगे कौन है? सचेत गर्ग। कितने मार्क्स हैं? 556। ये पिछले बार का रिजल्ट देखो, इस पे देखो सबसे पहले कितने हैं? 589। दोनों रैंक में नहीं है, और ये आउट ऑफ 800 में से है ये वाला मार्क्स। 800 में से बेटा 589, क्या लगता है कितना परसेंट हो गया? हाँ जी, कितना होता है? नाना करते हुए कुछ 74% के आसपास, 74-75% के आसपास। उसमें भी रैंक नहीं है। अब आपका कितना हो जाएगा? 600 का लगा लीजिए, कितना? 75%, कितना बनता है? यानी कि इस पे भी रैंक नहीं होगा। रैंक होगा करीबन कितना? 480 के आसपास जाके। मतलब हमें रैंक के लिए कितना परसेंट चाहिए होगा? तो यानी कि जो मैंने क्या बोला, लग्जरी बेनिफिट है। रैंक आता है और आपकी आर्टिकलशिप के लिए प्रेफरेंस बढ़ जाती है। और रैंक लाना मुश्किल है आसान?
आप में से 12th में किसके 70% मार्क्स हैं? एक बच्चा बस, बाकी 70 से ऊपर है? 80 से कितनों के ऊपर है? कोई 90s वाले भी हैं अब इसमें? 90s वाले भी हैं। तो वहां पे कितने पेपर पढ़े आप लोगों ने? 5 तो पढ़ने ही थे, एक और पढ़ा होगा। कितने पढ़े? यहां पे भी कितने हैं? तो सेम है क्या? वहां पर भी 12th में कितने महीने मिले? मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो गई थी और वो जनवरी तक आते आते आपका कोर्स वो सब खत्म हो जाता है, टेस्ट वेस्ट प्री बोर्ड सब चल रहे होते हैं। प्री बोर्ड तो दिसंबर में ही होते हैं ना, तो 8 महीने के बाद ही पेपर होते हैं। वहां पे भी 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो पूरे के पूरे, वो बात अलग है। इंग्लिश 5 दिन ही पढ़ते हो लास्ट के यहां पे ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि लास्ट में 5 दिन पढ़ के काम चल जाएगा। यहां पर 6 के 6 पूरे 8 महीने पढ़ने पड़ेंगे। और अगर सब कुछ सही चलता है, आप बोथ ग्रुप जाते हो, तो अगस्त एंड तक कोर्स खत्म हुआ तो क्या कितना टाइम मिला आपको दो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए? तो क्या लगता है रैंक लाना आसान या मुश्किल? टॉप 50 में आना, रैंक टॉप 50 आते हैं, आप सब जानते होंगे आई होप, रैंक टॉप 50 में आते हैं, लेकिन इस परसेंटेज में आते हैं। और आप में से काफी बच्चों का ये कैलिबर रहा है कि वो 80% से अबव वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि जिसका 80 से कम है वो कभी रैंक नहीं लाया, रैंक वो भी लाए हैं बीच में। ये तो परसेंटेज नीचे भी रह चुकी है पहले, लेकिन आजकल 80% से ऊपर चल रही है, वरना कभी 70% पे भी रैंक आया करते थे। ये भी पोजीशन रह चुकी है पहले। अब पॉइंट ये है कि आप इस 80% के लिए मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे। जो रैंक वाला बंदा है, सही बताऊं, वो क्लासेस शुरू कर चुका है, लिटरली कर चुका है। जिस दिन एग्जाम खत्म हुए ना, उसके 2 दिन के बाद से ही ना हमने हमारी ऑनलाइन क्लासेस जानी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जी उन्हें हमें ना रिजल्ट आने तक, हमें पता है पास होने वाले हैं फाउंडेशन में, रिजल्ट आने से पहले ना हम काफी हद तक कोर्स खत्म करना चाहते हैं। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी अलग पैटर्न पे चलती है। जरूरी नहीं है कि आपका इसी पैटर्न पे काम होगा, आप अब भी शुरू करेंगे तब भी वो हो सकता है, लेकिन कोर्स के साथ कॉप अप करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इतना सा बता देना, 12th क्लास में अकाउंट्स की बात कर लेते हैं, कितने चैप्टर से आपके कुछ याद है आपको? बुक वाइज कर लेते हैं, एक पार्टनरशिप की बुक, कंपनी की बुक, एक एनालिसिस कैश फ्लो वाली बुक। इनके कितने कितने टेस्ट दिए हुए थे आप लोगों ने? आपका तो एनपीओ नहीं था ना? नहीं था ना एनपीओ? तो पार्टनरशिप में करीबन 7 चैप्टर, कंपनी में आपके 2 और एनालिसिस में आपके मोटे मोटे 14। वो कंपैरेटिव तो था ना आपके पास? कंपैरेटिव था, कॉमन साइज कट गया था, तो जो 4 लगा लो, एक थ्योरी हो गया, 13 चैप्टर। बट इसमें ट्यूशन वाला क्या करता था? चैप्टर खत्म हो गया, उसका टेस्ट ले लिया, दूसरा खत्म हुआ, उसका टेस्ट ले लिया, सब कुछ खत्म हो गया तो मॉक टेस्ट ले लिया, स्कूल वालों ने प्री बोर्ड A1 ले लिया, फिर प्री बोर्ड 2 भी ले लिया, फिर आपने जाके फाइनल में एग्जाम दे दिए। अच्छा, इस बीच में स्कूल वाले पीटीएम बुलाते रहे, कभी कभी ट्यूशन वाले ने भी बुला लिया होगा, आपके पीछे पड़े रहे, पढ़ ले बेटा बोर्ड का टाइम है, पढ़ ले बेटा बोर्ड का टाइम है। इसीलिए आपका भी, और एक और चीज भी होती है 12th में, एक और प्रेशर भी होता है रिलेटिव्स का, कि जी आपके बच्चे के कितने मार्क्स आए। तो ये आपसे भी पूछा जाता था, अब भी पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। ये सारे के सारे प्रेशर ना सीए में आने के बाद थोड़े से कम हो जाते हैं। हमें लगता है कि अब टेस्ट देना शायद जरूरी नहीं है, और जिसके लिए टेस्ट देना जरूरी नहीं होता उनका रिजल्ट पॉजिटिव में आना भी नहीं बनता। आ जाए अच्छी बात है, अच्छी किस्मत है आपकी, या फिर आप अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आप वो गलतियां जो टेस्ट में होनी थी वो सीधी कहां जाके करते हैं? पेपर में। बोथ ग्रुप्स का इस बार का रिजल्ट करीबन 9% है। कितना बच्चा फेल हुआ? पढ़ा नहीं होगा क्या? बताइए, पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा? पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी क्या हुआ? फेल। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो तरीका है ना पढ़ने का, अगर आपका 12 जैसा भी हो ना तो आराम से क्लियर है।
एक बार ना एक रैंकर ने AIR-1 अतुल अग्रवाल, उसने एक बार बोल दिया कि CA का ना 12th से भी आसान है। लोगों ने बहुत मीम बनाए, बहुत मीम बनाए। और आप पता है आज उससे हजारों बच्चे पढ़ते हैं उस मजाक वाले बंदे से, और लिटरली पूछते हैं उसे आज, और वो आज भी उसी बात को बोलता है कि 11 आपकी CA जो है वो 12 जैसी ही है। और मैं उस बात से उस वक्त पे भी उससे एग्री करता था। CA मुश्किल नहीं है, CA के अंदर आकर हमारा जो डंडा था ना पेरेंट्स का, टीचर का, वो हट गया है, बस इतना ही फर्क है। अगर आप अपनी उसी कंसिस्टेंसी पे काम करें जो आपने अपने 12th में किया था, 11th में हम सीरियसनेस नहीं लेते इतनी, लेकिन 12th में हमारे अंदर अपने आप ही सीरियसनेस आती है कि 12th है, बोर्ड है, पढ़ना है। वही सीरियसनेस, वही टाइम, उतने ही घंटे का टाइम आपको यहां निकालना है। टेस्ट नहीं छोड़ने, मॉक टेस्ट नहीं छोड़ने, होमवर्क टाइमली करना है। आपके नाम के आगे CA लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। बस फर्क ये कि वो कंसिस्टेंसी छूट जाती है, क्योंकि यहां पर मोस्टली क्या होता है, आप आ रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, टेस्ट हुआ तो आप टेस्ट वाले दिन नहीं आए, आपको मिल गया जी आज हम पढ़ नहीं पाए, वो नहीं हुआ तो हमने छोड़ दिया। ऐसे करके एक बार छोड़ना मतलब आदत का पढ़ना, और उस आदत को लेकर आप सीधे कहां पहुंचते हैं, एग्जाम सेंटर के अंदर। और जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं ना, आपको यह भी याद नहीं आता है कि स्टेप क्या लगना है। मैं आपको एक शीट दिखाऊं, इस बार का एग्जाम हुआ, एक बच्चे की शीट का ना उसके मार्क्स आए अराउंड 51 मार्क्स। उसने बोला सर मेरा पेपर चेक करो, मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मेरे पेपर में ना मेरे मार्क्स क्यों कटे हुए हैं। और उसकी शीट जब मैंने चेक की ना तो कुछ ये लिखा हुआ था, एक आंसर आता है कुछ इस तरह से करके, इसको और डिवाइड करके बताइए कितना आएगा। उसने ये लिखा हुआ था, और इतने की वजह से उसका वो स्टेप गलत हुआ और उसके ओवरऑल कितने मार्क्स कट गए, 4 मार्क्स। आपको लग रहा था इतनी गलती 4 मार्क्स थोड़ी कटते हैं, लेकिन ये वो स्टेप था जिससे आगे के स्टेप जुड़े हुए थे। आपका वो स्टेप गलत हुआ तो उसने आगे के उन स्टेप्स पे असर डाल दिया और ये इंपैक्ट आ गया। ये प्रैक्टिस की कमी नहीं है, ये एग्जाम प्रेशर का पॉइंट है। जब आप एग्जाम में बैठे होते हो ना तो हाथ लिटरली कांपते हैं। ये आपने अभी फाउंडेशन में एक्सपीरियंस करा होगा थोड़ा सा। एक तो ऊपर से ठंड वैसी थी, अगली बार भी ठंड आएगी फिर से। और दूसरा मेजर पॉइंट प्रेशर कि भाई क्लियर करना है, CA का एग्जाम है, फेल नहीं होना है। उस प्रेशर में पहला क्वेश्चन जो आपने किया होगा ना, अगर कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था तो आपने 2 या 3 बार चेक किया होगा कैलकुलेशन को, सही तो नहीं आई, ये गलत तो नहीं होगी, कहीं मैंने कोई बटन गलत तो नहीं दबाया था। ये चीज है। और ये डर तभी निकलता है जब आप बिल्कुल उससे पहले, इमीडिएट पहले टेस्ट देके गए हैं। 2-3 टेस्ट भी अगर दे देना उस टाइम पे, मॉक टेस्ट फुल कोर्स वाले, काफी बच्चे कहते थे हमने बहुत टेस्ट दिए थे। कौन सा टेस्ट दिए थे? चैप्टर वाइज बहुत टेस्ट दिए थे, लेकिन चैप्टर वाइज में ना 3 घंटे वाला टेस्ट एक भी नहीं हुआ। आपको 3 घंटे में कैसे करना था आपको आता ही नहीं था। मैं ये मानता हूं कि पढ़ने का तरीका 12 जैसा होना चाहिए, लेकिन पेपर का तरीका 12 जैसा नहीं है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा है। खासकर मैं कह सकता हूं कि मैं ब्लेस्ड हूं इस चीज को लेकर कि मैं एडवांस अकाउंट पढ़ा रहा हूं, पेपर मॉड्यूल से बहुत आता है, तो हमारे लिए स्कोर लाना आसान हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन अब जो नया कोर्स आया है इसके अंदर वो कंटेंट रखा गया है जिसमें पेपर एडवांस अकाउंट्स में भी मार्क्स लाना अब आसान नहीं होगा। बच्चे कहते थे ग्रुप 1 में ना कुछ चैप्टर मुश्किल है, ग्रुप 2 में कुछ चैप्टर मुश्किल है, और अब वही मुश्किल यहां है, और सारे के सारे AS। तो AS के अंदर मार्क्स लाने में बच्चों को दिक्कतें आती हैं इसी चीज की कि सर हमने किया नहीं, और सॉल्यूशन सिर्फ एक ही चीज का। पहली चीज तो प्रैक्टिस, दूसरा उनके टेस्ट, और तीसरा एग्जाम से पहले होने वाले मॉक टेस्ट। यही चीज आपके रिजल्ट को बेटर बनाएंगे, और ये हर सब्जेक्ट के लिए है। आई बात समझ यहां तक की? तो ये 3 बातें यहां पर हैं आपके लिए। कौन कौन सी हैं? एक तो जी आर्टिकलशिप का बेनिफिट मिलेगा, दूसरा क्या बेनिफिट मिलेगा? सेट ऑफ, तीसरा क्या है आपके पास? रैंक। फोर्थ आप अपने आप बना सकते हैं जी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो लोगों के सामने आप शोबाजी कर सकते हैं अच्छे से, मेरा रैंक आया है। और जो एक डीमेरिट है
वो सिर्फ एक ही है, पढ़ना बहुत है। अब आप उसको डीमेरिट माने या अपने लिए बेनिफिट माने, वो आपकी चॉइस है। ठीक है जी, तो सिंगल ग्रुप देना या बोथ ग्रुप देना, आई होप मैंने आपको काफी हद तक इस बात को लेकर क्लियर किया होगा। उसके अलावा कब देना है, कब फाइनलाइज करना है, मैंने वो डेट बता दी आपको, तो आप यहां से थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे। अब मैं कुछ अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करता हूं जो हम एडवांस अकाउंटिंग के रिगार्डिंग करेंगे। लेकिन मैंने आज तक जब भी पढ़ाया, चाहे फाउंडेशन लेवल पढ़ाया चाहे इंटर लेवल पढ़ाया, और हमारा इस साल के एंड तक हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी हमारा क्लासेस के आ रही है, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लाइव या फेस टू फेस बैचेस नहीं होते हैं, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रहा है। लेकिन सिर्फ एक ही चीज मेरा शुरुआत से मोटिव रहा कि आप लोगों के ना एक बार क्लास पढ़ने के बाद उसका भूलना बड़ा कॉमन है। जब हमने 11th पढ़ी तो 12th में आके हम 11th को भूल गए, फिर हम फाउंडेशन में आए तो हम आके 12th को भूल गए, और जब हम इंटर में आते हैं तो हम फाउंडेशन को भूल जाएंगे। लेकिन आईसीआई ऐसा है कि वो फाइनल में भी फाउंडेशन की बात पूछ लेता है, और बातें जुड़ी हुई हैं आपस में, कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ कभी ना कभी काम आता ही है। और इन सब के लिए अकाउंट्स में एक ही चीज है, क्या? बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आपका और मेरा इंटरैक्शन मैच करेगा। जो बच्चा मुझसे फाउंडेशन में पढ़ा है उसको मैंने ये बेसिक्स सिखाने की कोशिश की है, ऑल्दो वो भी अब तक 1 महीने गैप के बीच में क्या हो गया होगा, शायद भूल गया होगा। लेकिन जो मुझसे नहीं पढ़ा है पहले, उसके और मेरे बेसिक्स के अंदर अभी वो कनेक्शन नहीं है, तो मुझे वो कनेक्शन बनाना होता है। मैं अपनी हर फर्स्ट क्लास हमेशा से सिर्फ इस चीज पे ही करता आया हूं कि पहले क्या बनाऊं, बेसिक्स। जिनको पढ़ा रखा है उनके साथ भी बेसिक बनाऊं, क्योंकि शायद वो भूल गए होंगे। जब बेसिक मैच करता है उसके बाद हम अपनी आगे की कहानी डिस्कस करते हैं। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जब मैं यहां पर आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट या कोई जर्नल एंट्री लिखना चाहूंगा, अगर वो आपको समझ ही नहीं आई तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई फायदा हुआ ही नहीं। ऑल्दो मैं अपनी तरफ से सही पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके यहां तो नहीं पहुंचा ना, और जब आपके यहां नहीं पहुंचा तो फिर मेरा पढ़ाया तो बेकार हुआ। तो इसलिए पहले हमें क्या करना होगा, बेसिक को लेके मैचअप करना होगा। बात समझ में आ रही है? बेसिक के रिगार्डिंग क्या क्या आना चाहिए आपको? क्या लगता है बेसिक में क्या होता है? जर्नल एंट्रीज। क्या हम सबको जर्नल एंट्रीज आती हैं? जो हमारे वाले बच्चे हैं, क्या आप सबको जर्नल अब आता है या भूल चुके हैं? आता है। बाकी सब बेटा जो नए बच्चे हैं जर्नल आता है। तो एक छोटा सा पॉइंट पूछ लेते हैं, आप सब करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हाथ उठाना है, बोलना नहीं है। अगर बोलेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जिसको नहीं आता है उसको भी आ जाता है, और उसे लगता है कि मेरे को तो आता ही था। नाउ सिंपल सा पॉइंट, क्या हम सबको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पता है? सबको पता है? उसकी जर्नल एंट्री भी पता है? अब जेन्युइनली अपने आप से पूछना, मैं एंट्री यहां पर लिखवाकर या कुछ चेक करने की पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगा अभी। जेन्युइनली अपने आप से पूछो, क्या आपको एंट्री पता है या नहीं? मैं एंट्री लिखने जा रहा हूं और अब खुद ही सोच लेना कि क्या हमें पता थी या नहीं पता थी। हाँ जी, गलत है? पक्का? क्या बात कर रहे हो? क्या होती है फिर एंट्री? क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू। अब जेन्युइनली सोच के देखिए, मुझे भले ही मत बताओ, लेकिन क्या अगर कोई भी एक भी ऐसा है कि जिसको ये नहीं पता था, तो इसका मतलब उसे बेसिक पे काम करना है। और इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आपके करियर का सवाल है। नहीं पता है तो सीख लेंगे मतलब हम। और अगर आपने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे नहीं पता थी, मैं इस बात को मानूंगा भी नहीं, तो फिर आप गलती करना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए फर्स्ट क्लास इसीलिए पहली होती है बेसिक के रिगार्डिंग, कि भाई अगर किसी के साथ वो दिक्कत है ना, तो वो दिक्कत खत्म हो जाए। आपको आता है ना, बहुत अच्छी बात है यार, हमारे लिए आप 80s 90s से पहुंचेंगे, आपका बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन जो कहीं स्ट्रगल कर रहा है ना 40-50 पे, वो अटक जाता है। मेरा पहला टारगेट हमेशा से सिर्फ एक चीज का रहा कि बच्चा किसको क्रॉस कर जाए, मेरा सब्जेक्ट खत्म है।
मुझे टेंशन लेने की जरूरत अब आगे की नहीं रही। वो अकाउंट्स में 80 लाएगा, 70 लाएगा, जितना मर्जी लाएगा, बट उसका अकाउंट्स अब दोबारा नहीं आएगा उसकी लाइफ में, इंटर वाला तो कम से कम। फाइनल में जाके पढ़ेगा जो पढ़ेगा अब। लेकिन अगर गलती से भी ये रह गए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। और वो 1 मार्क्स की दिक्कत किसी वजह से भी हो सकती है। ये जो एग्जाम्पल था ना, ये वाला बच्चा, ये बच्चा अच्छा था पढ़ने में, लेकिन ऐसी ऐसी बहुत सारी मिस्टेक निकल के आई इसके पेपर के अंदर, जहां साफ साफ दिखा जी सिर्फ यही गलतियां हैं, सिली मिस्टेक्स। और एक जो सबसे बड़ी गलती जो इस सब पे बच्चों से हो रही है, 100 मार्क्स का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हो रहा। आप में से कितनों का फाउंडेशन का पेपर छूटा? बाकी सबने पूरा 100 का किया। अब इसमें कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरी तरफ से ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरा 100 का करके आना चाहिए, लेकिन उनसे भी छूटा ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। तो अब इस चीज को समझ सकते हैं कि जब तक हम 100 का अटेम्प्ट ही नहीं कर। अच्छा, एक और चीज भी है, आपने जो 100 का अटेम्प्ट किया, लास्ट के आधे घंटे में वो 100 की क्वालिटी कैसी थी? क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बच्चा 100 का अटेम्प्ट करके आया, मार्क्स आए 55, एक बच्चा 80 करके आया, मार्क्स आए 70। ऐसा क्यों? क्वालिटी। क्योंकि आपने उस 100 के चक्कर में अपनी क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं रखा, और उस वजह से आप बस ये मन में लगे रहे कि बस पूरा कर ले हो जाएगा, वो खराब हो गया। और 70-80 वाले ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, वो 70 लेके आ गया। तो इसका मतलब दोनों चीजों को मैचअप करना पड़ेगा, क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है और क्वालिटी भी गिरनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये गिरेगी या ये गिरेगा, आपको फील कराएंगे। वो टारगेट है ही नहीं आपका। आपका टारगेट किस चीज का है कि आपको हर हाल में अपना पेपर 100 का अटेम्प्ट करना है विद क्वालिटी। और फिर से बात वहीं आगे पहुंचेगी कि 100 मार्क्स वाले कितने मॉक टेस्ट पहले दिए थे। जो आपने सबसे पहला मॉक टेस्ट दिया होगा ना, उसमें 70-80 का अटेम्प्ट हुआ होगा। अगली बारी में वो कितना बनेगा? 80 से 90 बनेगा, और तीसरी चौथी बारी के अंदर आकर वो पूरा 100 बन जाएगा। तो वहीं पे गलती पकड़ी गई, एग्जाम में नहीं हुई गलती। मेरे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट भी आते हैं, 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 5 अटेम्प्ट, और उस 5वें अटेम्प्ट के अंदर भी अभी भी 400 में से 200 नहीं बन रहे। जब उससे पूछा कि भाई तूने अटेम्प्ट कितना किया, तो चारों पेपर का मिलाकर उसने अटेम्प्ट ही 300 का कर रखा है। मतलब हर पेपर में 20-25 छूटा हुआ है। तो इसका मतलब 100 में से 100 वाले छोड़ो, 15-20 कुछ तो आते, वो ही नहीं आ पाए। और ज्यादातर उसके अंदर वो पेपर होता है जो आता हुआ छूट जाता है। तो कितना दुख होता होगा आता हुआ पेपर छूट जाए। क्योंकि आते हुए पेपर को आप क्या करते हो, आप हमेशा पेपर, एक जो 12th की सबसे गंदी चीज मुझे लगती है जो बच्चा आज भी फॉलो करता है, उसे लगता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन पहले करना चाहिए, आखिरी से शुरू करना चाहिए। ये है ना आप लोगों के अंदर भी, आखिरी से शुरू करने में अच्छा होता है पेपर शायद। नहीं भाई, जो आपका बेस्ट है वो पहले होना चाहिए। सीए तो ये मानता है, कहता आपका बेस्ट कौन सा है वो दिखाओ मुझे लाकर। अगर बीइंग अ टीचर में पेपर चेक कर रहा हूं आपका, तो मैं क्या चाहूं कि आप मुझे पहले पेज पे कटिंग दिखाएं, या मुझे मौका दे मैं करेक्ट मांगे आगे निकलूं, करेक्ट करने का मौका। आप मुझे क्या दे रहे हो, कटिंग वाला पेपर। मैं पहले पेज पे इरिटेट हो गया, यार इसको बच्चे को पता ही नहीं करना कौन सा क्वेश्चन था पहले। तो अब मेरे माइंड में एक चीज बन गई, क्या, एक आरसा बच्चा है, एवरेज बच्चा आया है, ठीक है जल्दी निपटाते हैं इसे। और अगर आपने मुझे पहला पेपर अपने पेजेस ऐसे दिए, टिक टिक टिक, इसका मतलब अच्छा बच्चा आया है, इसका पेपर में अच्छा मिलेगा, पढ़ने को मजा आएगा। क्योंकि मेरे पास पेपर चेक करने के मुश्किल से 25 से 50 रुपए आने हैं एक पेपर के। मुझे आपके करियर से क्या मतलब है? मुझे तो 50 रुपए मतलब है, 5 जल्दी से पेपर चेक हो, 50-100 रुपए मिलेंगे, टेंशन खत्म मेरी। तो आपका करियर आप देखो, आपने मुझे ऐसे क्यों खराब दिया? बात समझ में आ रही है? तो आपको प्रेजेंटेशन अच्छी देनी पड़ती है, तब जाके अच्छा बनता है। सो लीजिए, किसकी बात करेंगे बेटा? एडवांस अकाउंटिंग।
पेपर कितने मार्क्स का आएगा आपका? 100 मार्क्स का आएगा। 100 के अंदर कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा एमसीक्यू होगा और कौन सा एक सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, बट 70 का सब्जेक्टिव होगा ये पक्का है, और 30 का ऑब्जेक्टिव होगा ये भी पक्का है। किससे होगा नहीं कंफर्म, और जब तक पहला पेपर नहीं होता जून वाला, तब तक हम कह भी नहीं सकते। मैं या आईसीआई ने अब तक इस चीज को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। जो कुछ बातें इस सब पे चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि जी क्वेश्चन आएंगे आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू और 70 मार्क्स में 14 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, 5 भी नहीं, इवन 6 क्वेश्चन। 6 में से कितने करने होंगे? तो 14 इंटू 5 70, 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू का पार्ट है। तो ओवरऑल पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है? 114 मार्क्स का। इस 114 के अंदर कितने क्वेश्चन बनेंगे आपके? 30 मार्क्स में तो क्या बन गया आपका? एमसीक्यू। और अब 70 क्यों, 84 मार्क्स में क्या बन गया आपका? सब्जेक्टिव। 84 मार्क्स में से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं? 14 मार्क्स और कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट कितने? एनी 5, एंड मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी। मैं ये सिर्फ बोल रहा हूं मोस्ट प्रोबेबली, कंफर्म नहीं है ये बात अभी तक, क्योंकि ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन हमेशा कंपल्सरी होता है, और क्वेश्चन 1 हमेशा आज तक क्या था? एएस का क्वेश्चन था। तब वो 20 मार्क्स में था, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आया करते थे। अब वो 14 मार्क्स में 4-4-4, 2 या 5-5-4 कुछ भी बना सकते हैं। 14 मार्क्स की क्या कैटेगरी रहने वाली है? 10 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स। 14 मार्क्स में और क्या बन सकता है? 5 मार्क्स, 5 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स। समझ रहे हो? 7 का पैटर्न बहुत रेयर है, क्योंकि 7 मार्क्स की वेटेज वाली ना चैप्टर है ही नहीं। एक्चुअली में चैप्टर ही नहीं बचे ऐसे वाले कि मैं बोलूं जी 7 में आ जाएगा। या तो क्वेश्चन छोटे हैं बहुत, या फिर बहुत बड़े हैं। अब ये जो बहुत बड़े हैं ना, यही थोड़ी दिक्कत की बात है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि जो चैप्टर मैंने कहा ना बहुत बड़े हैं, वो इतने हैं कि पहले क्वेश्चन 20 मार्क्स में भी आया करते थे। अब आईसीआई ने क्या करना है? उस 20 मार्क्स को किस में डाल देना है? 14 मार्क्स में। पेपर आसान हो गया, मुश्किल हो गया? लेंदी हो गया। बट वो लेंदी वाला पार्ट कहां से हेल्प करेगा आपकी? 30 मार्क्स के एमसीक्यू करने के लिए टाइम कितना मिलेगा बताइए? हर एक मार्क के लिए कितना टाइम होता है? तो 30 मार्क्स इंटू 1.8 पर मार्क, तो इसका मतलब अब आप 54 मिनट्स में अपना एमसीक्यू वाला पार्ट खत्म करेंगे। नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ छूटेगा। ये 54 अगर 45 में हो गया तो वो उनको हेल्प करेगा। तो अब कौन सा वाला पहले करें? सोचो, एमसीक्यू में भी पहला कौन सा करें? समझ में आई बात? अब एक एमसीक्यू आया जिसमें 7 लाइनें लिखी हुई हैं, एक एमसीक्यू आया जिसमें 2 लाइनें लिखी हुई हैं। कौन सा वाला पहले पढ़ें? क्योंकि 2 वाला जल्दी होगा। हो सकता है शायद आपको ना आता हो सकता है आपको यूं आता हो, तो आपको पहले उठाने ही वो होंगे जो आपको अच्छे से आते हैं। और ये अच्छे से आते हैं, ये कैसे पता चलेगा? पहले 15 मिनट रीडिंग टाइम। उस 15 मिनट में आपने वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपके या तो बेस्ट हैं या आपके लिए आसान है। ये ढूंढना ही स्किल्स हैं आपकी, क्योंकि ये स्किल्स अगर आपने डेवलप कर ली तो आपने पहले 1 घंटे में जो पेपर देना है ना टीचर को, वो पेपर होगा जो आपका सबसे बेस्ट होगा।
और अगर आपने उसको अपना पहला वर्स्ट पेपर दे दिया या फिर जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो आपसे मैच नहीं हुआ, तो एक इमेज क्रिएट हो जाती है जी ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है। फिर उसका इंटरेस्ट आपसे खत्म, उसका इंटरेस्ट सिर्फ टिक्के मारने में, जितना लग जाए उतना अच्छा, वरना क्रॉस। ये ध्यान रखिएगा। तो ये कमियां, ये चीजें हैं, और ये चीजें ना हम एक्चुअली भूल जाते हैं क्योंकि एग्जाम यहां से 9 महीने बाद है। ये वाली बात आपको दोबारा मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा, किसी ना किस तरह से आपको बताता रहूं। जो फाउंडेशन में पढ़े, मैंने आपको याद होगा लास्ट तक भी आपको पेपर के दिन से पहले क्या पढ़ना है ना, वो भी बता के भेजा था कि रिवीजन में शेड्यूल में क्या क्या पढ़ के जाना है, किस दिन पढ़ के जाना है। तो वो चीज हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि एग्जाम डे तक भी आपके साथ टच में रहें, क्योंकि ऑनलाइन में तो समझ में आती है बात, ऑनलाइन में क्या होता है बच्चा अपने हिसाब से पढ़ रहा है, वो लगा हुआ है, लेकिन हम उसको भी कोशिश करते हैं कि कॉल करके बात कर लें कि भाई तू ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप फेस टू फेस में आ रहे हो तो इसका मतलब आप प्रॉपर गाइडेंस में बैठ पाओगे, और इस चीज को लेकर हमेशा रिस्पेक्टिव टीचर से बात करेंगे कि सर मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है, मैं शायद उस तरह के एफर्ट्स नहीं डाल पा रहा जो मुझे डालने चाहिए अपने क्लियर करने के लिए। तो ये बेनिफिट आपको फेस टू फेस से मिलेगा, ये ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल पाएगा। अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं और आप सिंसियर हैं तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी अच्छी। बट अगर आपको लगता है कि जी हमें तो मदद की जरूरत है, तो फिर आप पहली प्रेफरेंस में हमेशा क्या रखेंगे अपने पास, फेस टू फेस क्लासेस। ऑप्शन में 4 तरह के ऑप्शन चलते हैं आजकल। आप फेस टू फेस ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं। रिकॉर्डेड में भी ना 2 ऑप्शन है, गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। आपको लगेगा दोनों बातें सेम है, नहीं, दोनों बातें सेम नहीं है। गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव में ये फर्क है, पेन ड्राइव जो मिलेगी ना वो पिछले बैच की रिकॉर्डिंग मिलेगी। किस बैच की रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो पिछला बैच सबका कंप्लीट हो रखा होगा, आपको एक बॉक्स में आएगी, आप अपने लैपटॉप में लगाओगे, सारी की 70-80 क्लासेस जो भी हैं इकट्ठी मिल गई। लेकिन जैसे ही आप गूगल ड्राइव पे आते हो, गूगल ड्राइव में 2 ऑप्शन आते हैं, पुराने वाला सारा चाहिए या जो अब चल रहा है वही वाला चाहिए, लेटेस्ट पढ़ना है। तो आप जिस भी फॉर्म में जाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि हमें क्लासेस वो पढ़नी चाहिए जो हमारे पास लेटेस्ट आ रही हैं। एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट का पेपर, लॉ का पेपर, ये ऐसे पेपर्स हैं जिनके अंदर क्या आती हैं, अमेंडमेंट्स। तो पुराना पढ़ने में क्या है, रिस्क। अगर आपने पुराना पढ़ भी लिया तो फिर आपको अमेंडमेंट्स और पढ़नी पड़ेंगी, उसको मैचअप करना पड़ेगा। तो ध्यान रखा जाए कि लेटेस्ट पढ़ने को मिले नए कोर्स के अकॉर्डिंग। नाउ अब हमारा जो एडवांस अकाउंट्स का पेपर का पार्ट है, उसके अंदर मैंने क्या बताया आपकी, मैं इसे ऐसे बता दूं बेटर रहेगा। कुछ 3 बुक्स रहेंगी हमारी, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। 3 बुक्स सिर्फ अकाउंट्स में ही है। पार्ट 1 जो है वो किस चीज के रिगार्डिंग है, चैप्टर्स के रिगार्डिंग, जिसमें आपके कितने चैप्टर्स कवर किए जाएंगे, 8 चैप्टर्स। नाम क्या क्या है, ये तो आपके बचपन का दोस्त है, इसको मैं सही नाम ही लिखूं प्रॉपर, बेटर रहेगा। ऑफ किसके, 12th की एनालिसिस वाली बुक याद है, फर्स्ट चैप्टर किस चीज का था, अच्छा बुक का नाम क्या था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, जिसके अंदर आपने अच्छे से रट्टा मारा था, बैलेंस शीट का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का, हेडिंग्स थी ना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। वहां पर ना कई बार कोई वर्ड आया करते थे जिसके सर ने बोला था बेटा याद कर ले, काम की चीज नहीं है, शेयर वारंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट। सर ने क्या बोला, बेटा बस याद कर जा, यही आता है, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है, कोई नहीं उससे पूछने वाला इसके बारे में।
और उनकी बात सही भी थी, क्योंकि वहां की चीज सिर्फ किस लिए चाहिए थी? मार्क्स लाने हैं, मार्क्स लाने हैं, बस। यहां की चीज किस लिए है? नॉलेज चाहिए, सीखोगे तो कमाओगे। यहां बोलोगे ना शेयर वारंट ऐसे ही होता है, चलेगा काम? नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपका किसी कंपनी में इंटरव्यू होगा और वो बोलेगा शेयर वारंट क्या होता है, ऐसे ही होता है, कुछ नहीं, क्या दिक्कत है, तो वो भी बोलेगा ऐसे आगे निकल जा। तो इसका मतलब आपकी वैल्यू वहीं कम हो गई ना। और ये बहुत जरूरी है, आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करके जाएं कि वो आपसे क्या पूछ सकता है। कोई वहां पर आपका दोस्त, कोई सीनियर किस तरह से मिल जाए कि इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जब आप आर्टिकलशिप में जाते हैं तो यही चीजें होती हैं। अगर आप टैक्स की फील्ड के लिए जा रहे हैं तो आपसे डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। अकाउंट्स तो नॉर्मल बात है, क्योंकि ऑडिट करना है तो अकाउंट्स किया गया होगा पहले, तो इसलिए अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स का आना बड़ी नॉर्मल बात है। अब टैक्स की फील्ड में जा रहे हैं तो आपसे ऑडिटिंग के बारे में पूछेगा ही नहीं कोई, आपका किस डोमेन में इंटरव्यू होने वाला है यही चीज डिसाइड करती है। तो यहां पर इस लेवल पर आपको हर चीज में डिटेल में बात करनी पड़ेगी। तो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज आपको क्या सिखाएंगी कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, कौन कौन सी कंपनीज? बड़ी बड़ी कंपनीज। अब मैं यहीं से थोड़ी सी पढ़ाई की बात शुरू कर रहा हूं इसी के साथ, क्योंकि नाम आ गया तो पता होना चाहिए। सॉरी, आप लोगों ने एक और वर्ड सुना हुआ है IFRS, क्या होते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। AS का नाम सुना हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कोई और नाम भी सुना है? IND-AS। ये क्या होते हैं? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग है, ये एक ही है? समझे मेरी बात को? हम जब पढ़ना शुरू करेंगे तो हम ना मिक्स पैटर्न पे पढ़ेंगे। मैं ऑप्शन रखूंगा आपके सामने, जिस ऑप्शन में आप कंफर्टेबल होंगे वैसे करेंगे। पहला ऑप्शन होगा जी हम पहले सारे चैप्टर्स खत्म करें। दूसरा ऑप्शन होगा कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले खत्म करें। लेकिन मैं सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले नहीं करा सकता, क्योंकि मुझे उसके लिए पहले बेस देना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकाउंट्स चैप्टर के ऊपर बेस जाए तब यहां पहुंचेंगे, तो मैं सारे नहीं इकट्ठे करा पाऊंगा, मुझे बीच में कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। या फिर हम मिक्स चलेंगे। हमारी क्लास हफ्ते में 4 दिन हुआ करेगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। जी TTS क्या करते हैं? चैप्टर करते हैं। संडेज में क्या करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। या हफ्ते में 2 दिन क्या करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आए। जैसा आप कंफर्टेबल होगे उसके हिसाब से। मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं तो ये बोलूंगा जी कॉम्बिनेशन बना के चलो। जिस दिन आप बोलते हो जी सर बहुत हो गया, कुछ हल्का कर लेते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लेंगे बीच में। जब आपको लगे सर एक चैप्टर का काम करना है, चैप्टर पे मूव हो जाएंगे। तो मिक्स पैटर्न पे चलना मैं प्रेफर करता हूं कि जब थोड़ा थोड़ा मिक्स करके हम कर सकते हैं। सो मैं आपसे पूछा था कि AS क्या होते हैं, IND-AS क्या होते हैं, कुछ ये वाली बातें। हम सबने सिर्फ सुना हुआ है कि AS होते हैं, IND-AS भी आ गए अब कुछ, और कुछ IFRS पुरानी बातें भी हैं। तो अब हमारे लिए कौन सा एप्लीकेबल? मोमोज खाते हो आप लोग? कितने रुपए की प्लेट होती है? 50, 100। अगर आप वहां जहां पे भी खाते हो अलग अलग है, आप दुकान पे भी खाते होगे, शायद आप किसी जो एक स्टॉल लगा के बैठा उस पर भी खा सकते हो, डिपेंड करता है। क्या लगता है वो पूरे दिन में कितनी प्लेट बेचता है? लगाओ लगाओ। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे पहला काम तो आप लोगों ने यही किया था कि टीचर की कमाई कितनी है, ये इतने बच्चे पढ़ा रहा है, पर बच्चा इतनी फीस, तो उसने आपने कैलकुलेट कर लिया हो क्लास में बैठते ही। और ये CA का स्टूडेंट होता है ना, उसका यही होता है, वो जहां भी जाता है इसका बिजनेस का देखता है। अच्छा इतने कस्टमर आ रहे हैं, 50 रुपए, 100 रुपए प्लेट, इतना इतना महीने का, और सैलरी CA से ज्यादा। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइंड में ना ये चीज चलनी चाहिए। मैं एक चीज मानता हूं, आप सब यहां बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, सबका एक ही मोटिव है, पैसा कमाना। कोई कितने भी भाषण देता रहे, सबको पैसा कमाना है। कोई बोले जी मेरा पैशन है, मेरा ये है, भाई तो फ्री में पढ़ा लो भाई, कोई नहीं पढ़ाता फ्री में। हर किसी का मोटिव शॉर्ट टर्म ना हो, लॉन्ग टर्म हो, लेकिन मोटिव एक ही है। बात समझ में आ रही है? आप किसी का भी नाम लेंगे ना, सबके पीछे पैसा ही निकल के आएगा।
बट पॉइंट इज कि वो कितना कमा रहा है, ये हमारा काम है पता निकालना, क्योंकि हम कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है ना? एफसीए का वैसे फुल फॉर्म अलग होता है। आपको पता है जब आप सीए बन जाएंगे तो आप एसीए बनेंगे। लोग बोलते थे आधा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है। एसीए का मतलब होता है एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट टिल 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद आपको फेलोशिप मिल जाती है, तो बोलते हैं फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। बस आईसीआई फीस ज्यादा लेना शुरू कर देता है और कुछ नहीं। आपको लगता हो कि सिर्फ स्टूडेंट फीस देता है? नहीं, मैं भी फीस देता हूं। मैं उनका मेंबर हूं, वो मुझसे साल के 5,000 रुपए लेते हैं इस चीज के कि जी आप हमारे मेंबर हो, आप हमारा नाम यूज कर रहे हो, 5,000 रुपए निकालो। चलिए वो अलग बातें हैं। बट तो मैं आपसे बोल रहा था जी, मोमोज वाले की डेली की कितनी सेल है? आपने 50 रुपए 100 रुपए प्लेट मान लेते हैं एवरेज, 100 रुपए की प्लेट है, कितनी प्लेट वो बेचता होगा एक दिन में? सोचिए, कोई भी फेमस वाला आपके वहां पर हो, 200 प्लेट मान लें एवरेज। 200 प्लेट, और हर तरह के होते हैं ना। आप सिर्फ अपना देख रहे हो वेज वाला को, नॉन वेज वाले तो अलग ही तरह चलते हैं। तो अगर उसने 200 प्लेट बेची, कितने की प्लेट एक है? 100 रुपए की। एवरेज कलेक्शन दिन का कितना? 20,000। खर्चा कितना होगा? सोचो, दुकान का रेंट भी नहीं देना, बस मामा लोग आते हैं, उनको बड़े पद पैसे देने पड़ते हैं। समझ गए ना मामा लोग आप लोग। उसके अलावा उसकी फूड कॉस्ट है और भी छोटे मोटे खर्चे, मोटा मोटा 50% खर्चा। मतलब 20,000 में वो डेली में कितना कमा रहा है? इंटू 30 डेज 3 लाख, इंटू 12 कितना हो गया? 36 लाख। बिल्कुल सेफर साइड 25 लाख रुपए कमा रहा है। आपके जो खर्चे लेबर के, वर्कर के, सब कुछ है, 25 लाख रुपए। उसके ऊपर एएस अप्लाई करेगा? जब हम सीए इंटर क्वालिफाई हुए ना, हमारे टाइम पे भी ना सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, लेकिन जो मैंने अपने टाइम पर पढ़ते वक्त या कुछ भी कह लीजिए जो कमियां देखी, वो कमियां ये थी कि मैं पढ़ तो रखा था सब कुछ, बट क्यों पढ़ा था मुझे पता ही नहीं था। अब जैसे आपके सामने एक सिचुएशन रखी, आप लोग सब चुप हो गए, यार क्या बोले, हाँ बोले या ना बोले। कुछ लोग बोलेंगे ना, अरे मोमोज वाले पे कौन एएस लगाता है। अब मोमोज वाला ले लीजिए, गोलगप्पे वाला ले लीजिए, टिक्की वाला ले लीजिए, टिक्की वाले पे लगेंगे? बिट्टू टिक्की वाला, यानी कि आपके लिए नाम मैटर करता है एएस लगाने के लिए, या उसका लेवल मैटर करता है? तो इसका मतलब छोटा बिजनेस वाला एएस लगाने लायक नहीं होता, आप ऐसा कहना चाहते हो? या हो सकता है? हो सकता है। अब कोई अगर 2.5 लाख रुपए या 25 लाख रुपए साल का कमा रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छा खासा अमाउंट कमा रहा है। प्रॉफिट बता रहा हूं 25 लाख तो मैं, रेवेन्यू तो और ऊपर था। रेवेन्यू तो 20,000 इंटू 30 कितना? 6 लाख इंटू 12 72 लाख का रेवेन्यू था। 72 लाख में 25 लाख रुपए, वो शार्क टैंक जा सकता है, ऑफर ले सकता, डील ले सकता है जाके। बट पॉइंट इज कि क्या एएस अप्लाई होंगे या नहीं होंगे, वो एक छोटा सा प्रोप्राइटरशिप है। अगर आप लोगों ने थोड़े बहुत रील्स वगैरह देखे हो, मीम्स देखे हो, तो यहां पर कोई बीटेक गोलगप्पे वाली है जेल रोड पे, वो बंदी ने थार खरीदी है अभी थोड़े दिनों पहले। मुझे किसी ने रील भेजी था, देखो बड़ा स्कोप है। तो इसका मतलब लोग कमा रहे हैं ना, अच्छी बात है यार, मेहनत करके कमा रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है इस बात से। लेकिन क्या गवर्नमेंट को इससे दिक्कत होती होगी या नहीं होती होगी? एएस लगाना जरूरी होगा या नहीं होगा? कोई लिमिट होनी चाहिए एएस लगाने की कि एएस लगे। अच्छा, रिलायंस लगाती होगी एएस, टाटा ग्रुप, एयरटेल, क्यों? ये लोग एएस नहीं लगाते, इंड एएस लगाते हैं। अब यहां से इस बात को समझिएगा, इंडिया के अंदर जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग हैं, या जिनकी नेटवर्थ क्या होता है? मैं वर्ड बोलता हूं, शेयर होल्डर फंड। सुना है शेयर होल्डर फंड? दो बातें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। एक और चीज भी आती है लेकिन वो काउंट नहीं करते, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। दो बातें कौन कौन सी?
शेयर कैपिटल और नेटवर्थ। अगर ये 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपके ऊपर इंड एएस लगेंगे। क्या लगेंगे? इंड एएस। इंड एएस क्या है? इंड एएस आईएफआरएस का मॉडिफिकेशन वर्जन है। आईएफआरएस क्या है? आईएफआरएस है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसको मैनेज करते हैं। हमने इंडिया में एएस बनाए थे, लेकिन जैसे जैसे इंडिया को जरूरत पड़ रही है किसकी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की, तो बाहर वाले लोग इंडिया में आकर पैसा जब लगाने की बात करते हैं तो कहते हैं जी दिखाओ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो क्या कहते हैं जी हमने बना रखे हैं किसके अकॉर्डिंग? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो कहते हैं जी हम नहीं इन्वेस्ट कर रहे, हमें समझ ही नहीं आ रहे क्या बनाए, कौन से रूल फॉलो कर रहे हो आप। तो हमने बोला ठीक है हम आपके रूल को अपने पास ले आते हैं मॉडिफाई वर्जन में। दो ऑप्शन मिले थे इंडिया को। पहला जी जो जैसा है वैसा ही ले आओ, अडॉप्ट कर लो इसको। दूसरा इसे चेंजेस करके ले आओ अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या करा? चेंजेस वाला वर्जन उठाया और क्या बनाया? इंड एएस। और यह कहानी शुरू हुई 1 अप्रैल 2015 से। 1 अप्रैल 15 के दिन गवर्नमेंट ने बोला कि जी मर्जी है जिसको लगाना है लगा लीजिए। फिर 1 अप्रैल 16 को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हुए, 1 अप्रैल 17 से और स्ट्रिक्ट हुए, और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके कवर करते जाएं। तो इसका मतलब किसके ऊपर इंडिया से लगते हैं इस वक्त पर? लिस्टेड कंपनीज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। और अच्छा लिस्टेड क्या होता है? जिनके शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं। आज देखो आज क्या आने वाला है? आज बजट। और बजट की वजह से शेयर मार्केट बहुत हिलेगी आज। और तो मैंने खोल के देखा नहीं आज क्या चेंज आया, मेरे शेयर्स कहां पहुंचे, लेकिन इससे फर्क पड़ेगा। तो जिनके शेयर से फर्क पड़ रहा है वो सारे शेयर्स कैसे हैं? लिस्टेड हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने शेयर्स को लिस्ट करने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा काफी न्यूज में आईपीओ आने वाला है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि वो लिस्टिंग के प्रोसेस में जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो उन कंपनीज को कंफर्म है इंड एएस लगाना है, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ क्या है 250 करोड़ या उससे ज्यादा, उसको भी इंड एएस लगाने हैं। और उसके बाद जो बच गया इंडिया के अंदर उन सबको क्या लगाने हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या लगाने हैं उनको? क्या लगता है इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कंपनी आती होंगी? सोचिए, कंपनी आती होगी नहीं आती होगी? अनलिस्टेड कंपनीज हैं या फिर नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, वो आती है इसके अंदर। तो इसका मतलब बहुत बड़ी कंपनीज इंड एएस, बड़ी कंपनीज एएस, छोटी कंपनी भी एएस, और उसके अलावा जो कंपनी नहीं है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। और इसके अंदर भी 4 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और उस लेवल 4 की कंडीशन में आपको दिखाता हूं। देखिएगा टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल इन इंडिया। कौन से है बेटा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एएस और एएस। चेक करना। अच्छा एक और चीज, हमारे कोर्स में इंड एएस नहीं है, वो सीए फाइनल में है, लेकिन यहां पर उनका इंट्रोडक्शन जरूर है, तो हम इसीलिए इसके बारे में बात जरूर करेंगे। मैं आज सिर्फ डेमो पर्पस से ही बता रहा हूं, ये डिटेल नहीं है, ये तो आज सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है कि हमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। सो इंड एएस अप्लाइज टू कंपनीज विच आर कैसी है बेटा? लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग एट एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया फॉर एनी सिक्योरिटी लाइक कौन कौन से? शेयर, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। इंड एएस ऑल्सो अप्लाइज टू दोज कंपनीज हुज नेटवर्थ इज इक्वल टू और मोर देन कितना? 250 करोड़। जब इनिशियली आया था ना तो 500 करोड़ की लिमिट रखी थी, अब कितने की हो चुकी है? 250 करोड़। एंड नेटवर्थ क्या है बेटा आपके पास? शेयर होल्डर फंड
दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल इंड एस कितने हैं? 40, एक्चुअल एप्लीकेबल होते हैं 37, लेकिन ये फाइनल की बात है। उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाइज टू किसके ऊपर पढ़ो? नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। दूसरा कौन सा है? स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। और एक और क्या है? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो बहुत बड़ी पे क्या लगा? इंड एएस। बड़ी कंपनीज पे क्या लगा? एएस। छोटी कंपनी पे भी क्या लगा? और जो कंपनी नहीं है उसके ऊपर भी क्या लगा? और जो कंपनी नहीं है उसके आपके पास कितने लेवल्स हैं? 4। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। 4 लेवल चले गए। और जो चौथा लेवल है उससे पहले दिखा देता हूं कुछ। इसमें थर्ड पॉइंट पढ़ लीजिए। कितनी टर्नओवर है बेटा? 250 करोड़। मतलब अगर किसी प्रोप्राइटर की 250 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो उसके ऊपर क्या एएस लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। लेवल 1 वाले एएस लगेंगे। अच्छा, अगर अब पढ़ना सेकेंड फर्स्ट पॉइंट फिर से। टर्नओवर की लिमिट क्या हो गई? 50 से ज्यादा 250 करोड़ तक तो लेवल 2 की कैटेगरी के एएस लगेंगे। थर्ड वाला पढ़ना। अब 10 से 50 हो चुकी है तो लेवल 3 वाली कैटेगरी के लगेंगे। लेवल 4 क्या होगा? कह रहा ऑल रिमेनिंग नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। क्या आपका मोमोज वाला आएगा? आएगा। भले ही वो 72 लाख की सेल कर रहा है लेकिन 4th लेवल पर कवर हो गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन उससे जरूरी बात ये, एएस उसी के ऊपर लगेंगे जिसके अकाउंट्स बनाने कंपलसरी होंगे। और क्या लगता है मोमोज वाले ने अकाउंट्स बना रखे होंगे? नहीं बना रखे होंगे। इंडिया के अंदर लोग जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं वो ज्यादातर चल रहे हैं कैश बेसिस पे। याद है कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस? लोग 90 मतलब जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं मोस्टली बिजनेसेस कैश बेसिस पे चल रहे हैं कि सुबह गल्ले से कितने पैसे, सुबह गल्ले में कितने पैसे हैं, शाम को कितने हैं, दोनों का जो डिफरेंस है ना वो हमारा आज का प्रॉफिट है। ये बिजनेस चल रहा है आजकल अभी भी। और वो जितने भी स्मॉल वेंडर्स हैं आपके जो आप गली नुक्कड़ पे देखते हैं वो इसी लेवल पे काम कर रहे हैं। वो अकाउंट्स बनाते ही नहीं है। क्या टैक्स भरते होंगे? आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स टैक्स भरते हैं? आईटीआर जाती है। आईटीआर समझते हैं आप सब? इनकम टैक्स रिटर्न कितनों की जाती है? बाकी सबको पता है भी है या नहीं पता है? तो पापा से पूछना, पापा आईटीआर क्यों भरते हो? स्मॉल वेंडर्स या बिजनेसमैन आईटीआर इसलिए भरते हैं ताकि पकड़े ना जाएं बस। सीए उन्हें कहता है कि थोड़ा सा टैक्स भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको। क्योंकि इनकम टैक्स को भी पता है कि भी इनसे अगर इन्होंने कोई छोटी मोटी चोरी कर भी रखी होगी तो इनसे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। जो मोमोज वाले पे रेड मारे क्या मिलेगा उन्हें? मोमोज ही मिल सकते हैं। चलो जी एनुअल सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल गया। लेकिन अगर किसी बड़ी मछली को पकड़ेंगे तो अभी याद है थोड़े दिनों पहले हमारे एक मिनिस्टर के घर कुछ 350-400 करोड़ रुपए मिला है। उन्हें वहीं पे रेड मारनी है, उन्हें पता है कि वहीं से कुछ काम भी आएगा। तो स्मॉल वेंडर्स इजीली घूम रहे हैं बिना टैक्स रिटर्न भरे। उन्हें टैक्स भरने की जरूरत पता किस दिन पड़ती है? जब उन्हें बैंक से लोन लेना होता है। जब बैंक से लोन लेना होता है बैंक क्या कहता है? इनकम प्रूफ लेके आओ। बैंक वो कहता है जी मेरी मोमोज का स्टॉल है। कहता हम नहीं मानते, कल उड़ गया तो क्या करोगे? एमसीडी ने उठा लिया तो क्या करोगे? आपके पास एक डॉक्यूमेंट का प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न है। अगर है तो हम आपको लोन देने को तैयार हो, भले ही आप मोमोज लगाते भी ना, हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें फिर प्रूफ चाहिए ऑन पेपर, हमें सबूत चाहिए। सिंपल सी बात है, कोर्ट की बात। तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, ये रिटर्न कौन भरेगा आपके लिए? किसके पास जाओगे अब? सीए के पास। आपने देखा हो कई बार लिखा होता है 250 रुपए में आईटीआर फाइल कराएं। कहीं देखे पोस्टर लगे हुए 250 रुपए में आईटीआर, 500 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ये क्या होता है? जो लोग अभी थोड़ा बहुत काम सीख चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम भी कुछ कमा लें। अब पता है आपको, आप में से किसी का पैन कार्ड बना अभी? कितने रुपए लगे थे पैन कार्ड बनने में? उसकी एक्चुअल फीस 106 रुपए है।
जिससे आपने बनवाया होगा उसने आपसे 50-100 रुपए कमाए होंगे। एक्चुअल फीस 106 रुपए है। कभी जब 67 रुपीज फीस हुआ करती थी और मैं आर्टिकलशिप अभी नहीं कर रहा था, पढ़ रहा था, तब मैं भी 150 रुपए लिया करता था कि 67 के बदले में कितने, 150 रुपए। इज अ पार्ट इनकम, बेसिकली पार्ट टाइम इनकम थी मेरे लिए भी। तो ये टाइम आता है, सबके लाइफ में आता है, मेरे साथ भी था। बट यही काम अगर केपीएमजी करती है, पैन कार्ड बनाने के 40,000 रुपए लेती है, 106 रुपए की फीस के, कितने पैसे बोले मैंने, 40,000 रुपए। क्या लगता है वो सोने का पैन कार्ड बनाती है? नहीं, सर्विस के पैसे हैं। केपीएमजी एक ब्रांड है, वो अपने ब्रांड के पैसे ले रही है। आप जो जीन्स पहन रहे हैं वो मार्केट से यहां से ले लीजिए, वो 1000 की मिल जाएगी, वही जाकर पैसिफिक मॉल से ले लीजिए, वो 5000 की भी मिल सकती है। ब्रांड का पैसा है। तो आप अपना ब्रांड बनाएंगे या आप गली मोहल्ले में रह जाएंगे, यह आपके ऊपर है। भीड़ का हिस्सा बनना है या फिर एक्सेप्शन बनना है, यह आपके ऊपर है। और जो मैं एएस की एप्लीकेबिलिटी बोल रहा हूं, मैंने इसके लिए बोला, इसके लिए अकाउंट्स बनाने जरूरी हैं। जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। 2 सेक्शन आपको यह सिखाएंगे कि जी आपको अकाउंट्स बनाना कंपलसरी है, दूसरा आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। और वो जो अकाउंट्स बनाना कंपलसरी है ना, उसकी वजह से, जिसको अकाउंट्स बनाना कंपलसरी है मतलब उसको एएस फॉलो करना भी कंपलसरी है। एएस किसको फॉलो नहीं करने फिर? जो अकाउंट्स नहीं बनाते। मतलब अगर मेरी 1 लाख रुपए की सेल है, मुझे अकाउंट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए? एज पर एएस तो बनाने चाहिए, लेकिन एज पर अकाउंट्स नहीं बनाने चाहिए। अकाउंट्स ये कहता है कि अगर आपका 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, कितने का? नहीं जरूरत, हम मान लेते हैं जी आप तो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे हो, हमारे लिए आप बहुत ही स्मॉल लेवल पर हो, वो मना कर देते हैं। लेकिन आप उससे ऊपर हैं और आप फिर नहीं बना रहे हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। अब आप बनाए ना बनाए, हम आपको पकड़ने वाले तो है नहीं आसानी से, हमें जरूरत भी नहीं, शायद आपसे कुछ हमें मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए काफी लोग अकाउंट्स वगैरह नहीं बनाते। लेकिन जो बनाते हैं उन्हें क्या फॉलो करके बनाने पड़ते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और उसी के बेसिस पर आपको जो अकाउंट बनाए सिखाए जाएंगे, वो कहां सिखाए जाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। कौन सा एक्ट अप्लाई करता है? कंपनीज एक्ट 2013। उसका शेड्यूल 3 पार्ट 1 पार्ट 2 क्या सिखाता है? फॉर्मेट्स ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अलावा एक और चैप्टर, आपका बचपन का दोस्त, और इसका एएस याद है आपको? एएस 3 ये कवर होगा। उसके अलावा आपको सिखाया जाएगा किसके रिगार्डिंग? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फिर से एएस 13। फिर एक और चैप्टर, शायद आपने बीकॉम में एग्जाम में भी खाली पेपर छोड़ा हो, करा था? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बीकॉम वालों ने ब्रांच का लेवल ना एक्चुअली सीए के लेवल के बराबर पूछना शुरू कर दिया है। मैंने पिछले 2 साल के पेपर देखे हैं जब भी ये सेमेस्टर सिस्टम से आए हैं, मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगा कि मैंने बच्चों पे ने जुल्म ही है कि वो फर्स्ट ईयर में आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ब्रांच का क्वेश्चन करेगा, या तो उसको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, वो तब कर सकता है उस क्वेश्चन को, अदरवाइज वो खाली शीट छोड़ के आएगा या कुछ ऑप्शन ढूंढेगा थ्योरी वाला कर लूं मैं, प्रैक्टिकल तो नहीं होने वाला। तो ब्रांच अकाउंटिंग एक्चुअली इस लेवल की डाली गई है। जब हम यहां ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उस लेवल में वो आएगी टॉपिक्स। आपका टॉपिक था डिपेंडेंट ब्रांचेस का, वो यहां पर कवर होता है। और ये सारे वो हैं जो पहले किस में हुआ करते थे? ग्रुप 1 में। फिर उसके बाद आपका एक वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। शायद आपने एक वर्ड सुना हुआ है, अमलगमेशन। 2 बिजनेसेस का आपस में आपकी लैंग्वेज में मर्ज होना, बट अमलगमेशन और मर्जर में फर्क है। उसके अलावा आप सुनेंगे इसके अंदर एक और टॉपिक,
और ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आएगा। ये जो तीनों टॉपिक है ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आते हैं, आई गेस कौन से सेमेस्टर में मुझे नहीं पता, जिसमें भी है तो ये वहां मिलेंगे आपको। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंट जो भी बोलना चाहते हैं आप उसे। अकाउंट्स ही लिख देते हैं सीधा अभी तो फिलहाल। और ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो पहले किस में थे, ग्रुप 2 में, और इसके ऊपर AS 21। तो टोटल मिलाकर कितने चैप्टर, 8। 8 में से कितने AS साथ साथ कवर हो गए, 4। कौन कौन से, 3, 13, 14, 21। तो ये आपका इस तरह से रहेगा। फिर पार्ट 2 की बुक किस चीज की होगी आपकी, अच्छा सर मेरे ना ग्रुप 1 की बुक का सेट होगा 3 बुक्स का। सो चैप्टर जो है आपके 8 चैप्टर्स, अच्छा कितने मार्क्स में आएंगे 8 चैप्टर, कोई फिक्स नहीं है, मुझे भी नहीं पता सीधा डाउन तो, क्योंकि आईसीआई ने ऐसा कोई फिक्स पैटर्न रखा ही नहीं है। इसके अंदर से सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव या एमसीक्यू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मैं आज इस चीज को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता जी ये 50 का आएगा 40 का आएगा। अंदाजा है हमारा कि 50 का प्रैक्टिकल पार्ट होगा लिखने वाला, 50 का आपका एएस का पार्ट होगा। इसमें से कुछ एमसीक्यू भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। पार्ट 2 किसका बोला मैंने आपसे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और क्या लगता है कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच गए, देखो यहां पे कौन कौन सा आएगा, 1, 2, 3 आएगा, वहां आ चुका है। फिर कौन सा, फिर कौन सा, 6 आएगा, हाँ जी। उसके अलावा हाँ 6 आएगा नहीं आएगा, 6 सुना है हमने कि 6 डिस्कस किया फाउंडेशन के टाइम पे, 10 डिस्कस किया था हमने, किस चीज का था, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई। उसी वक्त पर एक वर्ड बोला था AS6 जिसकी डेथ हो चुकी है 31 मार्च 2016 को। डेथ का मतलब कि वो किसी और के साथ क्या हो गया है, मर्ज। तो AS6 अब हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है, AS6 जाकर क्लब हो गया था AS10 के साथ। उसके अलावा और कौन सा, 7, फिर से 8 की डेथ हो चुकी है बहुत साल पहले, वो जाके क्लब हुआ AS26 इंटैंजिबल एसेट्स के साथ। उसके अलावा कौन सा है जी, 9, 10, 11, 12, 13 आ चुका है इधर, 14 आ चुका है इधर, फिर कौन सा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 फिर इधर आ चुका है। कौन सा बचा, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। पहले ये 4 तो थे ही और कुछ 8, 9 इसमें से भी थे, और अब ये सारे के सारे हैं। ये आपकी सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक है 580 पेजेस की, जो सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की है। जो आपको ये दिख रहे हैं ना बाकी वाले सारे के सारे, ये इसके अंदर है। उसके अलावा ये आपकी पार्ट 1 जो चैप्टर्स की बुक है, जिसके अंदर करीबन हमने कुछ अराउंड, इस वाले पेपर को मिलाएंगे तो करीबन 500 के आसपास क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। और उसके अलावा एक और चीज क्या चाहिए, एमसीक्यू की पूरी बुक अलग रहेगी, वो 30 मार्क्स के रिगार्डिंग। तो करीबन नाना करते हुए 1000 पेजेस का कंटेंट है, जो आपका सीए इंटर में सिर्फ अकाउंट्स का है। क्योंकि कोर्स कहने के लिए कंबाइंड हुआ, पढ़ाने के लिए बढ़ गया। क्योंकि पहले कंफर्म था जी इतना इतना आना है, इस टॉपिक से आना है, स्कोरिंग पार्ट आना है, बच्चा स्कोर भी कर रहा है, अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। लेकिन अब मेहनत है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। और थर्ड पार्ट मैंने आपको क्या बताया, किस चीज का रहेगा आपका, एमसीक्यू का। लेकिन मैं अभी भी इस बात को बोलूंगा, जून 24, नवंबर 24 और एक और अटेम्प्ट जून 25, पहले 2-3 अटेम्प्ट ना हमेशा आईसीआई ने ना
क्वेश्चन मॉड्यूल्स आईसीआई मॉड्यूल से उठाना है, एग्जाम में डाल देना है। मैंने आपको फाउंडेशन के टाइम पे अकाउंट्स के पेपर दिखाए हैं कि वो कैसे कैसे कहां कहां से उठ के आते हैं। इंटर वाला भी और फाइनल वाला भी ऐसा ही होता है, अकाउंट्स के पेपर को लेकर खासकर। मुझे बाकियों का नहीं पता, बाकियों का बाकी सर आपको बताएंगे बेटर वे में, लेकिन आईसीआई मॉड्यूल को छोड़ना पाप है, लिटरली पाप है। फाउंडेशन लेवल पे हम अपनी बुक्स में आईसीआई मॉड्यूल नहीं रखते थे, यहां पर आईसीआई मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल बुक में है। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त पे आपको नहीं कह सकता जी मॉड्यूल से करके आना, क्योंकि मुझे पता है फिर आप करेंगे नहीं। फाउंडेशन ही खोल लूं तो वहां भी मिल जाएगा मुझे, लेकिन यहां पर मुझे पता है कि मैं इस चीज का रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए सब कुछ यहां पर डालकर आपको दिया जाएगा ताकि ऐसी दिक्कतें हमारे साथ ना आए। बात समझ में आती है? दूसरी चीज, नंबर ऑफ क्लासेस करीबन ये लगा लीजिए 85 लेक्चर्स, जो करीबन मिनिमम 2.5 घंटा, और कभी कभी जरूरत लगती है तो नहीं, 4 तो नहीं। देखो मैं सिंपल सा बोलता हूं, मैं ना अपने लेवल पर अपनी पढ़ाई के वक्त एक एवरेज स्टूडेंट था। तारीफ मारने वाली बात ही नहीं है कुछ इस चीज में, जो थे वो थे, और 95% बच्चा ऐसा ही होता है। ठीक है जी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल, अब ये टीचर स्टूडेंट वाली बात नहीं है, अब ये बिल्कुल नोन वाली बात है कि हाँ एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त यार की तरफ बता रहा हूं। जैसे मान लो जी मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं, बस मुझे एक्सपीरियंस है। एज अ स्टूडेंट हमें ना पढ़ाई को बर्डन नहीं बनाना है। मैं चाहूं तो ये 85 लेक्चर्स 3 मंथ्स में कंप्लीट करूं और अपनी जिंदगी आसान बना लूं। अगले 3-4 महीने बिल्कुल फ्री, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को रिवीजन करानी होगी, वो मैं यूट्यूब पे आके कराऊंगा जरूर, लेकिन इन 85 डेज में अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में क्या होता है, आप दिन में 3 क्लास पढ़ रहे हो, सुबह आ रहे हो 8 बजे, 8 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक आपकी क्लास चल रही है। अब आप घर जा रहे हो 6:30-7 बजे तक घर पहुंचोगे, कोई दूर से भी आएगा कोई पास से भी आएगा, और उसके बाद वो थोड़ा रेस्ट भी करेगा और फिर खाना वाना खाकर फिर पढ़ने बैठेगा। कितने घंटे पढ़ पाएगा? 4। 11 बजे उसको वापस से सोना पड़ेगा ताकि वो सुबह फिर क्लास के लिए आ सके। आपकी सेल्फ डेवलपमेंट 0 हो चुकी है, और अगले 3 महीने पूरे आप इसी पैटर्न पे अगर पढ़ते रहे ना, आप होमवर्क भी नहीं कर पाते। हमारा बैच तो खत्म हो जाएगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, बट बच्चा पास नहीं हो पाएगा। मैं किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर रेगुलर क्लासेस बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। इसीलिए जब तक आप क्वेश्चन नहीं करो, मैं इवन सोचो मैं आपको क्वेश्चन करने का टाइम नहीं दूंगा तो आप करोगे कैसे? मैं रोज आके अपनी तरफ से कराया जा रहा हूं, आप लोगों के होमवर्क पेंडिंग पड़े हुए हैं, मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो रहा है, मेरा बैच खत्म हो रहा है, फीस तो हमने पहले ले ली थी, बात ही खत्म हो गई, फिर तो वो मोटिव है ही नहीं। इसीलिए क्लास 3 दिन में करूंगा तो खत्म नहीं हो पाएगा कोर्स ढंग से, इसलिए 4 दिन रहेगी। 4 दिन का मतलब आपकी महीने में मोटी मोटी 15 से 16 क्लासेस आएंगी, और 16 × 5 80 क्लासेस। और वो 80 की 85 भी हो सकती हैं, 78 भी हो सकती हैं। ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका होमवर्क कैसे होगा। आप होमवर्क में दिक्कत आ रही होगी तो मुझे शायद हो सकता है कि 3-2.5 घंटे की क्लास में 1.5-2 घंटे सिर्फ होमवर्क ही कराना पड़ जाए। जब ये सिचुएशन होती है तो क्लासेस 80 की 85 भी होती हैं। जनरली कोर्स 80 का है, बट मैं 85 का टाइम बोल के चलता हूं कि जी भाई हम 5 क्लासेस का मार्जिन लेते हैं, क्योंकि क्लास में कई बार टेस्ट भी होते हैं। टेस्ट कोशिश करते हैं संडेज में हो जाए, या फिर क्लास के एंड में 1 घंटा पहले छोड़कर फिर 1 घंटे का टेस्ट हो जाए, क्योंकि यहां पर हम फाउंडेशन लेवल पे तरह काम नहीं कर सकते, यहां पर हमें प्रॉपर डील में काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए 85 क्लासेस, मोटा मोटा 5 महीने का कोर्स, और उस 5 को 3 में ले आऊं तो 2 महीने तो मैंने अपने बचा लिए, लेकिन आपके अगले 6 महीने खराब कर दिए। क्योंकि
90% बच्चा होमवर्क 3 महीने वाले कोर्स में कर ही नहीं पाता है। 10% बच्चा ब्रिलियंट है, वो कर गया, मान लिया, अच्छी बात है, लेकिन 10% के लिए ही पास कराना होगा तो फर्क क्या पड़ेगा। मेरा मोटिव सिर्फ यही रहता है कि 60+ पे लेके जाऊं, और ये चीज मैंने देखी हुई है। मैंने कभी हफ्ते में 5 क्लासेस लेके भी देखा, मुझे वो भी सूट नहीं किया। मैंने नहीं यार, बच्चों का होमवर्क नहीं होता, मंडे टू सैटरडे, फ्राइडे ले लूं, 2 दिन ऑफ कर दूं, सैटरडे संडे का मेरे लिए बड़ा अच्छा था, मैं फ्री, 3 महीने में कोर्स खत्म कर दूं, मैं और जल्दी फ्री, लेकिन बच्चा परेशान। तो वो वाला काम नहीं, बिजनेस की तरह नहीं करेंगे, एक्चुअली इसलिए करेंगे कि आप लोगों के अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आए। और हमारी पूरी टीम इस चीज पे काम करेगी कि भाई आपको ऑल्टरनेटिवली जहां लगेगा कि जरूरत एक्स्ट्रा है वहां टाइम बढ़ा देंगे, संडेज में कर देंगे, जैसा भी होगा, लेकिन करेंगे क्वालिटी वाइज, क्योंकि घास नहीं काटनी है। अकाउंट्स का मतलब प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस ही नहीं कराई तो फिर क्या कराया। आई बात समझ में यहां तक की? तो मैंने आपको कोर्स की नॉलेज दे दी है, हम इसी के बेसिस पर आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आपकी मेरे बाद कौन सी क्लास होगी? टैक्स का भी क्लास होगा आपका इसके बाद, और आज वैसे ही बजट का सेशन था तो सर इसके बारे में भी आपसे शायद डिस्कस करेंगे और भी चीजें। और उसके बाद कल आप लोगों की लॉ और कॉस्ट, क्योंकि हमारे जो फैकल्टीज हैं वो सारे फैकल्टीज यही 6 सब्जेक्ट्स में 4 फैकल्टीज हैं। मेरा अकाउंट्स का हो गया आपका, इसके बाद टैक्स की क्लास सीए सचिन गुप्ता सर लेंगे, जो मेरे से भी सीनियर टीचर हैं, ऑलरेडी बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, सीएस इंस्टीट्यूट में और सीए इंस्टीट्यूट में विजिटिंग फैकल्टी रह चुके हैं। उसके अलावा जो कल आपके पास आएंगे हमारे सौरभ जैन सर हैं, सीएस हैं वो भी, और साथ साथ हमारे राज रेसवाल सर हैं जो कॉस्ट एफएम पढ़ाते हैं, और आपके सौरभ सर आपको ऑडिट और लॉ, 2 सब्जेक्ट वो लेते हैं, 2 सब्जेक्ट वो लेते हैं। मैं 1 सब्जेक्ट, मेरा पहले भी मेरे भी 2 थे, लेकिन अब क्या हो गया है 1, तो उस हिसाब से लेंगे। हम इस कोर्स को अब से शुरू करके अगले 6 महीने का टारगेट 31 अगस्त का लेके चलते हैं जी। 31 अगस्त तक आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। 31 अगस्त से पहले भी हो सकता है, क्योंकि जैसे लॉ का सब्जेक्ट है थोड़ा छोटा होता है, जल्दी खत्म होता है। अकाउंट्स का मैंने आपको दिखा दिया जी, 5 महीने लगेंगे। तो जैसे जो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उसकी जगह दूसरा टीचर आकर अपना टाइम बढ़ाकर 31 अगस्त तक उसे खत्म कराएगा। तो इस पैटर्न पे हमारा कोर्स का पैटर्न पूरा चलेगा, ठीक है जी। तो हम अपने पास आगे मिलेंगे अब दोबारा। अभी आपका 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, 10 मिनट के ब्रेक के बाद टैक्स की क्लास स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, बाय बाय। किसी को कोई पर्सनल डाउट हो अपने इंटर के रिगार्डिंग कि सर आगे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे नहीं करना है, कुछ बात करनी हो तो मुझसे आप बाहर आके मिल सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।